मैंने कई लोगों का ब्रश देखा है, वो पूरा ऐसे फैल चुका होता है। ब्रश आइडियली हमें विद इन 30 to 60 डेज हमें ब्रश बदल लेना चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर ब्रशिंग या खाने के बाद वाटर फ्लॉसिंग कब करनी है? जो वाटर फ्लॉसिंग स्टार्ट कर रहा है दैट इज़ अ मोटिवेटेड पर्सन, वो इंसान चाहता है कि वो अपना सफाई अच्छे से मेंटेन रखे। जो घर घर में कॉमन है, विच इज फिटकरी के कुल्ले। हाँ, फिट करी की कुल्ले, फिट किसी करी अपन के, जैसे किसी घाव पे भी लगाते हैं, वही कॉन्सेप्ट है। ये योगा से आया हुआ है। जैसे एक और रेमेडी है जो घर घर यूज होती है, जी। विच इज दांत के दर्द के लिए क्लोव ऑयल। क्लोव करते हैं लोग, छोटा बिल्कुल सा बिल्कुल वो बिल्कुल। मिलता है, तो हाउ डज इट वर्क? करता है इफेक्ट। काफ़ी जो पेशेंट्स हैं स्पेशली जो गांव के एरिया से आते हैं हमारे पास, तो उनके पास यही नॉलेज कई बार होता है। विद एडल्ट देयर इज ऑल्सो, जैसे बच्चों में हमने चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स का डिस्कशन करा, इन एडल्ट्स चाय कॉफी, क्या इसका भी टूथ हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट होता है? यस, चाय कॉफ़ी एक तो क्या हर जगह पे बहुत एविडेंट है। अब हम ऐसे कहते हैं ना 40 के बाद बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो क्या दांतों की भी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है विद एज, लाइक व्हेन यू गो 40 प्लस? जब तक दांत है तब तक तो डेंसिटी अच्छी रहती है ना। हमारे पास D1, D2, D3, D4 ऐसे करके 4 तरह का बोन्स होता है। हमने काफ़ी बार रूट कैनाल वर्ड यूज़ करा, सो बेसिकली फॉर अ कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड कि रूट कैनाल होता क्या है। जी, तो हमारा जो दांत है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। किसी की नर्व रूट अगर प्रॉपर्ली डेड नहीं हुई है ड्यूरिंग आरसीटी, व्हाट आर द साइंस एंड व्हाट इज द करेक्शन? नहीं, डेड तो अपन कर ही नहीं रहे, अपन निकाल देंगे उसे पूरा। अच्छा, डेंटल इम्प्लांट जो है जी, उसमें भी क्या बहुत सारे तरह के इम्प्लांट्स हैं? जी। सो इम्प्लांट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इन टर्म्स ऑफ, जब भी आपका कोई दांत है जो गायब है या तो है ही नहीं, वहाँ मिसिंग है दांत, या सिर्फ जड़ जड़ रह गई है दांत की। नानी और दादी के दांत सोने के या चांदी के होते थे, व्हाट इज दैट? आज भी कर सकते हैं। ओके, इट इज़ अ फिलिंग मटेरियल, बहुत मैलेबल होता है। गोल्ड के साथ वर्क करना इज नॉट दैट ईजी जैसे हम बाकी मटेरियल के साथ काम करते हैं, थोड़ा कंपेरेटिवली बहुत ईजी होगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है माइंडफुल बाय डॉक्टर तरुणा के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं डेंटल प्रॉब्लम्स की, जो बचपन के बाद 14 साल के बाद धीरे धीरे एंट्री मारने लगती हैं। ये वो एज है जब हमें लगता है कि बेबी टीथ का चैप्टर तो खत्म, पर असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। कैविटीज फिर से वापस आ जाती हैं, विजडम टूथ अपना पूरा एटीट्यूड दिखाता है, टोबैको और सोडा नुकसान करना चालू कर देते हैं, और एक सिंपल सी सेंसिटिविटी भी कभी कभी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब कर देती है। इस एपिसोड में हम आपके सारे सवाल उठा रहे हैं जो एक एडल्ट को अपने दांतों के बारे में ऑनेस्टली समझ लेने चाहिए। कौन सी प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं, कब आरसीटी करवाना चाहिए, कब दांत निकालना बेटर है, इम्प्लांट और ब्रिज में क्या अंतर है, और फ्यूचर डेंटिस्ट्री कैसे बदल रही है। शायद एक दिन दांत उगाना भी उतना ही सिंपल हो जाएगा जितना पेड़ उगाना। और हाँ, यहाँ हम सिर्फ डेंटल साइंस की बात नहीं करने वाले, थोड़ा मिथ बस्टिंग होगा, थोड़ा ह्यूमर होगा, और कुछ सच्चाई भी जो शायद आपको पहली बार कोई इतने आसान शब्दों में बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, एडल्ट स्माइल्स, रियल प्रॉब्लम्स और उन सब के बीच का सच। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर सौरभ, आप आए। पिछली बार हमने बच्चों का लिया था, इस बार हम एडल्ट प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट कॉमनली आपको प्रैक्टिस में एडल्ट ज़्यादातर क्या कंप्लेन लेके आ रहे हैं आपके पास? थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। तो या सो एड्रेसिंग द क्वेश्चन, ज़्यादातर बच्चों में सॉरी एडल्ट्स में अपने को ये प्रॉब्लम दिखता है कि या तो दांत है ही नहीं, मिसिंग है, और अगर है तो उसमें दर्द है। तो हमारे पास यही दो ब्रेड एंड बटर जैसे कहते हैं ना अपने को, तो ब्रेड एंड बटर जैसे आपका वही है, या तो दांत है ही नहीं, तो दांत नहीं है तो दांत लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा प्रोस्थेटिक वर्क आ गया, ठीक है। और फिर आपका हो गया कि दांत है तो उसमें दिक्कतें हैं, दर्द है, या फिर कीड़ा लग गया है। तो कीड़ा लग गया है तो उसमें हमारा, जैसे हमने पहले बात करी थी कि फिलिंग्स हो जाती हैं, पर वही कीड़ा जो है अगर नस तक पहुंच जाता है तो फिर ये नस का इलाज होता है, जो आरसीटी ट्रीटमेंट अपन बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो उसमें नस का इलाज होता है। यही दो चीफ कंप्लेंट्स मुझे लगती हैं एडल्ट्स को। अगर हम प्रिकॉशन से शुरू करें, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई थिंक आप ये इतने बड़े दांतों का मॉडल भी लाए हो और ये इतना बड़ा ब्रश भी है, तो थोड़ा सा पेशेंट को एक्सप्लेन कीजिए कि प्लीज ये आप किस लिए लाए, क्या डेमोंस्ट्रेट करें। सो जनरली इस तरह का मॉडल अपन रखते हैं ताकि पेशेंट जब भी आए, एडल्ट्स भी, और मोस्टली फॉर एडल्ट, बिकॉज इफ दे डोंट नो, पता नहीं है ब्रशिंग टेक्निक कैसे यूज़ करना है ना। और जैसे हमने बात करी, कई बार पेशेंट ना बहुत ओवर जेलस, बहुत जोश में अपना ब्रशिंग कर रहा होता है, दे आर अपनी जान में कि बहुत मैंने सही करा है, बिल्कुल सही से मैं रोज़ अपना 2 बार ब्रश कर रहा हूँ, बट वो जिस स्ट्रेंथ से और जिस डायरेक्शन से ब्रश कर रहे हैं उसकी वजह से दांत को वो ना चाहते हुए बहुत हार्म पहुँचाते हैं, बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। ब्रशिंग से भी नुकसान हो जाता है? ब्रशिंग से नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा जोश में करी गई ब्रशिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और बाद में फिर उसमें ठंडा गर्म लगने लगता है और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक क्वेश्चन, जी, मैंने कई लोगों का ब्रश देखा है, वो पूरा ऐसे फैल चुका होता है। हाँ, तो अभी अगर मैं ये वाला पास में, अगर इफ द कैमरा कैन सी, इसके ये मॉडल जो मैं दिखा रहा हूँ, इसके ब्रिसल्स पूरे बाहर हुए हुए हैं। ब्रश आइडियली हमें विद इन 30 to 60 डेज हमें ब्रश बदल लेना चाहिए, ओके, राइट।
उससे ज़्यादा ब्रश कोई भी एक सिंगल ब्रश आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम दैट यू आर एबल टू स्ट्रेच वो होता 3 महीने तक आपने स्ट्रेच करके उसको यूज़ कर लिया। कई बार मैंने ये देखा है कि पूछ के भी, और नॉट जस्ट इन पेशेंट, दोस्तों में भी ऐसे कि 6-6, 8-8, 10-10 महीने, साल भर हो गया है वो वही ब्रश चल रहा है, राइट। तो वो अपन ब्रश कभी भी आपको लंबे पीरियड तक कोई भी सिंगल ब्रश को यूज़ नहीं करना। इस तरह की जब ब्रिसल्स बाहर निकल जाएँ, जो ब्रश का ये सारा पार्ट ऐसे बाहर फैल रहा हो, इसका मतलब है कि ये ब्रश ओवर यूज्ड है, ये ब्रश अपना काम अब सही से नहीं करने वाला है। ये ब्रश आपको उल्टा और हार्म करेगा इसको यूज़ करना। इट इज़ नॉट गोइंग टू डू इट्स जॉब। तो अपन धीरे धीरे इसको हटा के नया ब्रश ही यूज़ करें। आइडियली हर 1-2 महीने बाद आपको अपना ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। किसी का 1 साल में भी ना फैले फिर? नहीं, वो चेंज तो आपको करना पड़ेगा, फैलेगा वो, बिकॉज अदरवाइज आप मतलब ब्रश नहीं कर रहे होगे या तो सही मैं से। तो 3 बार ही ब्रश है ना? करती हूँ और मेरा हाँ। फैलता नहीं है और ऐसे ऐसे करती हूँ। बट स्टिल चेंज, ऑलवेज चेंज। इट्स जस्ट ये नहीं है कि सिर्फ ब्रिसल आपके एक बाहर का, ये तो एक साइन है। कोई भी ब्रश को जब भी आप ओवर यूज करेंगे, माइक्रो वेस्टेज ऑफ दैट, मतलब कि बहुत छोटे स्तर पे अगर हम माइक्रोस्कोप में भी देखें उस चीज़ को, तो धीरे धीरे जो ब्रिसल है वो घिसने लग गया है, उसका यूज हो गया है। Right. तो कई चीज़ें जो सीधे हमें आँख से नहीं दिख रही हैं, बट उसका एक कारण है कि क्यों बोला जाता है कि हर 1-2 महीने में इसको बदलो। Okay. तो बेस्ट है कि आप 2 महीने तक उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, 2 महीने में आप बदलिए। और एक मॉडिफाइड बास टेक्निक आती है, उसका नाम ही मॉडिफाइड बास टेक्निक है। जो भी व्यूअर्स हैं वो आराम से उसको गूगल भी कर सकते हैं। एक मैं डेमोन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ। बहुत सिंपल रखना होता है हमेशा ब्रशिंग में, आपको कुछ एडवेंचरस नहीं करना। लेफ्ट राइट वाला जो ये आइडिया है कि आपने पकड़ा और उसको बस यूं कर देंगे, यूं घिस देंगे, नहीं, वैसे नहीं करना आपने। तो इनिशियली आप जैसे अगर ऊपर के वाले यूज़ कर रहे हैं, हमेशा आइडिया है कि आप वर्टिकली नीचे जाएं, सीधे तरीके से बस इस तरह से नीचे की तरफ ब्रश करें। और देखिए ब्रश सिर्फ यहाँ से नहीं कि दांत के ऊपर डाल करें, आप देखिए ब्रश ऊपर से नीचे से लाना है। ठीक है? गम्स को भी गम्स करना है। को लेते हुए आपको आना है, गम्स पे हल्की सी मसाज होगी इस चक्कर में। साथ ही साथ जब अंदर से करेंगे तो अंदर में भी आपको ये सीधे वर्टिकली बाहर की तरफ लेकर आना है। ठीक है? अच्छा, ये वाला तो पता ही नहीं है कि ऐसे भी ब्रश करना होता है। हाँ, ऐसे ही करना है। नहीं, अंदर से अंदर करता से है, भी ये तो करना। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल। नहीं पता। आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी हाँ। ब्रशिंग लाइक दिस। यस, ये करना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे बाहर के हमें दिख रहे हैं ना, हमारी स्माइल अच्छी लग रही है, चमक रहे दांत, तो वी आर सेटिस्फाइड, हम खुश हैं कि हाँ बढ़िया लग रहे हैं। बट जब हमारे पास कोई आता है सफाई करवाने, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेन्स और प्रॉब्लम्स होती है वो अंदर की तरफ होती है। ट्रू। तो पेशेंट को कई बार ऐसा भी लगता है कि यार मैं आया, मैंने सफाई कराई, मेरे तो दांत पहले से ज़्यादा चमक नहीं रहे, बट वो इसलिए चमक रही है, वो दिखने वाली सतह पे नहीं है, अंदर की सतह पे है। तो इसलिए ये इस तरह की जब हम ब्रशिंग करते हैं, वो अंदर की सतह भी बहुत अच्छे से साफ होगी। सेम नीचे में भी करना है, तो ऊपर नीचे में फर्क नहीं है। टंग को ऐसे हल्का सा ऊपर करा, यहाँ को जैसे आपने टंग को रेस करा, रेस करके अगेन ब्रश को वर्टिकली ही आप नीचे में भी बाहर की तरफ लाएंगे, आगे से भी मसाजिंग टेक्निक में जस्ट ऊपर। सो हियर आप अपने हाथ से कुछ प्रेशर ला के ब्रिसल को अंदर मत करिए। ब्रश की अगर लाइफ भी बढ़ानी है, जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आप जोर से खुद ला के ब्रश नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके ब्रिसल्स इजीली बेंड नहीं हो रहे, जो आप डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर रहे हो ना हर दिन। उसमें सिर्फ आप धीरे धीरे स्ट्रोक्स दीजिए और बहुत लाइट हैंडेड के साथ में स्ट्रोक्स दीजिए, प्रेशर मत लगाइए। लेट द जो ब्रिसल है इस दांत का वो अपना काम कर लेगा। तो ये आगे में तो हमने ऐसे करा। अब हम जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हमें हमेशा एक 45 डिग्री के एंगल पे उसको रखना है। नीचे में जब करेंगे 45 डिग्री पे आपने रखा, आप उसको राउंड राउंड गोल गोल और ऊपर। ठीक है? जब हम ऊपर में करेंगे अगेन हमने 45 डिग्री पे रखा, गोल गोल और नीचे। तो हमेशा एक तो मसूड़े की हल्की सी मसाज हो रही है और वो अपनी सही जगह पे जा रहा है। साथ ही साथ ये जो एंगल है इसका ये मतलब है कि जब ब्रिसल आप लगाएंगे तो ये दांत के जो बीच के एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा खाना फंसता है, जहाँ सबसे ज़्यादा कैविटी होने का चांस है उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, उसके अंदर से ये निकाल के साफ करेगा। तो वहाँ जो मैं जैसे बता रहा था कि अपने परत जमती है, उसको प्लाक कहते हैं, प्लाक के ऊपर जो परत जमती रहती है वो बाद में हार्ड होकर कैलकुलस बनता है। वो परत ना जमे और ये दांत के बीच में कैविटी ना बने, उसके लिए ये सबसे अच्छा तरीका है ब्रश करने का। तो इसमें हम राउंड राउंड जब गए इस एंगल पे इसको 45 पे रखे, तो यहाँ से सारा लूज हो गया एंड देन 1 स्ट्रोक डाउन, तो वो सारा निकल के बाहर आ गया। तो सेम थिंग ऑन दी अदर साइड, 45 डिग्री एंगल एंड राउंड राउंड एंड डाउन, गोल गोल और नीचे में गोल गोल और ऊपर। हमेशा नीचे में ऊपर की तरफ, ऊपर में नीचे की तरफ। आपको हमेशा मसूड़े का डायरेक्शन देखना है कि वो किधर जा रहा है। कई बार दांत की जो सफाई भी कराते हैं, मसूड़े लोगों को लगता है मेरे कमज़ोर पड़ गए, हल्के पड़ रहे हैं, तो ब्रशिंग जब आप करते हो इसलिए हल्के पड़ गए, उसमें से वो इतना बड़ा जो डिपॉजिट है वो सब निकला है। तो जब ये इस डायरेक्शन में इस टेक्निक से आप ब्रश कर रहे हैं तो वो मसूड़े भी धीरे धीरे अपनी जगह पे जहाँ नॉर्मली उनको होना चाहिए वो वहाँ पे उस जगह पे जाने लगेंगे। तो दिस इज़ नियरली आपको हर डेंटिस्ट या डेंटल कॉलेज में ये मिलेगा मॉडल। और ये इसलिए कि जब भी पेशेंट आपके पास आए यंग एज से एज अ यंग एडल्ट, तो ही आप उनको समझाने लगे। कई बार जो पेशेंट है जिन्होंने अपनी डेंटल हेल्थ को बहुत निगलेक्ट करा हुआ है, सोचा ही नहीं कि कब क्या करना है, और जब तक उनको एकदम मतलब बहुत ज़ोर से, जैसे मैं बता रहा था कि 2 तरीके के आ रहे हैं कि वो है ही नहीं या है तो बहुत दर्द है। और दांत का दर्द इज़ कम्पेयर टू लेबर पेन फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी, राइट, एंड दैट आई एम श्योर इट्स वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल, सबसे ज़्यादा दर्द उस चीज़ में होता है। तो दांत के दर्द को उससे कंपेयर किया जाता है, यानी बहुत ही पेनफुल चीज़ है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, और इंसान ऐसा होता है कि बस अब मेरे को तुरंत इलाज चाहिए। बट तब तक वो हालत इसलिए पहुंची कि बहुत टाइम से लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया हुआ है।
राइट। अगर ये ब्रशिंग रेगुलरली कर रहे हैं, इस तरह से जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो वो उस स्टेज तक नहीं जाएगा। अब ये 45-50 की एज में आए, जब पूरा दांत खराब हो गया, तो भी उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। भले वो दांत खराब हो गया, बट अब आप सही से उसको करना स्टार्ट करिए, ताकि जब आप दांत को रिस्टोर करेंगे, आप आरसीटी करेंगे, आप कैप लगाएंगे, उसके बाद वो चीज़ मेंटेन रहे और दोबारा इन्फेक्शन होने की चांस आप बेसिकली जीरो कर देंगे, राइट। बिकॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने प्राइमरी इन्फेक्शन ठीक करा, नस का इलाज करा, कैप लगा दिया, पर सफाई मेंटेन नहीं रही, पुअर ओरल हाइजीन चलती रही, तो वो दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा। अब ये चैलेंज की तरह आएगा। अब ये नॉर्मल कोई एवरीडे डेंटिस्ट कैन नॉट डू दिस। तो इसमें हमारी एक स्पेशलिटी है एंडोडोंटिस्ट्स, दे आर आरसीटी स्पेशलिस्ट्स, तो सुपर स्पेशलिस्ट बोल लीजिए एक तरीके से आरसीटी में ही। तो वो लोग इस चीज़ को फिर रीएड्रेस करते हैं, इसमें री आरसीटी होती है फिर। तो री आरसीटी का कॉन्सेप्ट इज दिस ओनली कि दोबारा इन्फेक्शन हो गया, दोबारा हमें नस से जो भी उन्होंने सारा इलाज करा होगा, पुराना सारा सब खराब ड्रिल करके निकालना पड़ेगा एंड देन बिल्कुल रीइंस्टेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हम क्योंकि ओरल हाइजीन की बात कर रहे हैं, एपिसोड 1 में हमने वाटर फ्लॉसिंग की बात करी थी, जी। पर व्हाट इज द राइट टाइम टू वाटर फ्लॉस? मतलब इमीडिएटली आफ्टर ब्रशिंग या खाने के बाद वाटर फ्लॉसिंग कब करनी है? वाटर फ्लॉसिंग वंस अ डे 1 मिनट इज इनफ, अच्छा, है ना। बट देर आर पीपल, जो लोग हैं जो अपने उसको लेके जो वाटर फ्लॉसिंग स्टार्ट कर रहा है, दैट इज़ अ मोटिवेटेड पर्सन। वो इंसान चाहता है कि वो अपना सफाई अच्छे से मेंटेन रखे। छोटी मोटी जो प्लाक डिपॉजिट और पीलापन जो दांतों पे आता है, स्टेन आता है, वो वाटर फ्लॉसिंग से हट जाता है। तो आप चाहें तो जब आपने जनरली तो दिन में जैसे एक बार करा, बट टुडे आपको पता है कि आज आपने अलग अलग जगहों पे ऐसा ऐसा खाना खाया है, कलर्ड फूड खाया है, सब खाया है, दोज डेज डेफिनेटली आपको वाटर फ्लॉसर 2 बार कर लीजिए, यू नो। आफ्टर फूड करिए, बिफोर फूड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज खाना खाने का जो परत जम रही है, हमारा आइडिया वाटर फ्लॉसर के साथ ये कि वो परत हट जाए, या कोई जो फंक बोलते हैं, या कुछ ऐसे रेशा होता है खानों में, अगर हम फाइबर्स वाला खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फली वगैरह है, इनमें जो फाक होता है वो फंस जाता है कई बार, तो या फिश खाते हुए कुछ फंस जाता है, तो वो चीज़ें निकालने के लिए वाटर फ्लॉसर इज़ वेरी गुड। जो प्रेशर से पानी निकालेगा वो बाहर निकल जाएगा। So, that is एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर BM हेगड़े, जी पद्मश्री, पद्म विभूषण। जी ही रिकमेंड्स ऑयल स्विशिंग, कोकोनट ऑयल, बिल्कुल, वर्जिन कोकोनट ऑयल बिल्कुल, मुंह में बिल्कुल। लेके उसे 5 मिनट तक बिल्कुल बिल्कुल कुल्ला या क्या कुल- करना रहता है, गार्गलिंग करते हैं आप उसके साथ, है ना। तो व्हाट इज दैट टेक्निक? दिस इज ऑल रिवाइटलाइजिंग योर, मतलब आपके जो मसूड़े हैं उनको दोबारा एक स्ट्रेंथ और रीइंफोर्समेंट आप एक तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि मसूड़े धीरे धीरे रेगुलर अब्यूज़ की वजह से, यही परत खाना का जमने की वजह से मसूड़े फूल भी सकते हैं, मसूड़ों से खून भी निकलता है, तो उसको बीमारी को जिंजिवाइटिस बोलते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप ना फेस करें, उसके लिए अगेन कोकोनट ऑयल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। हम लोग उससे भी सिंपल अगर जाएँ तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना, ओके, तो वार्म सलाइन रिंस गुनगुने पानी में नमक डाल के करना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। नथिंग उस, और वो क्या है, उसके लिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, आपके सबके घर में है नमक, हर एक के घर में है। आपका गर्म पानी भी हर घर में आप कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको कोई मार्केट नहीं जाना, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है। सिंपल चीज़ें ये हमेशा आपके मसूड़े को हेल्दी रखने का काम करेंगी, और ये चीज़ें ज़्यादा तब असर करती हैं जब आप साथ में अपने डेंटिस्ट के साथ में अपनी सफाई को रेगुलरली करवा रहे हैं। हम लोग जिस मशीन से भी सफाई करते हैं वो अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, तो उसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस हैं, वो दांत को कट नहीं करता है, राइट। वो आपका सिर्फ ये जो जमाव हो चुका है अलग अलग तरीके का, जैसे परत बता रहे हैं, उन सबको वो हटाएगा अपनी जगह से, वो भी सिर्फ वाइब्रेशन से। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई पेशेंट आके बोलता है कि इससे हमारा ना जो दांत ना कट हो जाए, तो हम लोग नेल पे उनके दिखा देते हैं। हाँ, बिकॉज इवन इसको भी वो नहीं काट सकता। तो टूथ तो हमारा बहुत स्ट्रांग है, एवरीबडी नोज की हाउ मच स्ट्रेंथ, एक इनामल में कितना ताकत होता है, नाखून में तो उतना नहीं होता। तो नाखून पे भी जब हम उसको लगा रहे हो, नाखून को भी कुछ काटना तो बहुत दूर की बात है, जस्ट बेयरली स्क्रैच कर पाता है, बेयरली, वो भी नहीं होता, बस जस्ट वाइब्रेट करके ऐसे ऊपर से चला जाएगा, आपको फील भी नहीं होगा कि आपके नाखून के ऊपर कुछ चला है। तो उससे कई बार पेशेंट को फिर ये भरोसा खुद में आता है कि हाँ, ये चीज़ से डॉक्टर जो है मेरे दांत को काट तो रहा नहीं है, तो यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिससे मेरे दांत में कुछ ऐसा चिपका हुआ है जो नहीं होना चाहिए, जो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, बाहर से आई हुई चीज़ है, या जो मतलब मेरे शरीर का वो पार्ट नहीं है, उसको हटाना है और वो नुकसान ही दे रहा है। तो सबसे टेल साइन है कि ब्रश करते हुए जब खून निकले या मसूड़े सूजे हुए लगे तो डेंटिस्ट के पास अपने जाएं। और लिस्ट्रीन का कुल्ला कब बताते हैं? लिस्ट्रीन हो गया, या फिर बीटाडीन का भी माउथ वॉश आता है, कब बोलते हैं वो करने को पेशेंट को? बीटाडीन माउथ वॉश जनरली अपन दांत निकलवाने के बाद में सजेस्ट करते हैं। वो भी जोर से कुल्ले पहले 2-3 दिन तो मना ही होता है, क्योंकि ना अब जैसे हमें कोई भी नेगेटिव प्रेशर नहीं चाहिए कि अपनी जगह जो घाव है, वो क्लॉट है, खुरंट है, वो आराम से जम जाए, वो बन जाए, ये अपना मेन गोल है। ये नहीं हो पाता है। कई बार पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपने थूकना नहीं है 2 दिन तक, आपने स्ट्रॉ से नहीं पीना, बट कई बार क्या होगा, जैसे वो कॉटन हटाएंगे आधा घंटा 40 मिनट बाद दांत निकलवाने के, ध्यान नहीं रखें, हम लोग तो बोलते हैं आधा घंटा 40 मिनट, जैसे आप ये कॉटन निकालें आप आइसक्रीम खा लो आराम से। सो यंग पीपल आर वेरी
हैप्पी कि चलो कोई नहीं आया तो आइसक्रीम ट्रीट है हमारा। बट आइसक्रीम खाने का वही इंटेंशन कि एकदम ठंडा हो जाए, ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा कि गर्म इसलिए मना करते हैं, गर्म मिर्च मसाले वाला, ताकि ये ठंडा रहे, आइस पैक रहे, ब्लड सप्लाई ज़्यादा ना जाए और जल्दी से क्लॉट फॉर्म हो। बट कई बार पेशेंट को टेस्ट अजीब सा आ रहा होता है तो वो थूक देते हैं, थूक दिया तो क्लॉट अगर निकल गया तो वहाँ ड्राई सॉकेट जैसी एक प्रॉब्लम होती है, पूरा ग्रे जैसा टिश्यू दिखने लगता है और वो बहुत पेनफुल होता है और वो 20-21 दिन तक कम से कम तो आपको दिक्कत देगा, पता है, चाहे कुछ कर ले हम, दर्द की दवाई देंगे फिर भी दर्द पेशेंट को जो है महसूस हो रहा है। इसमें बीटाडीन का ही इरिगेशन होता है, तो बीटाडीन को हम सिरिंज में रख के पहले पूरा उसको साफ करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं अब रेगुलरली आपको बीटाडीन से सुबह दोपहर शाम जो है कुल्ला करना है और ये 21 दिन तक करना है, क्योंकि वो इन्फेक्ट हो सकता है, क्योंकि ड्राई एरिया है, कोई क्लॉट नहीं है, और इन्फेक्ट हो गया तो और प्रॉब्लम कॉज करेगा, आगे दोबारा क्लॉट नहीं आता करेगा, आ जाएगा ना। वही 20-21 दिन तक बट आपको वेट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वो दोबारा हील होना स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, पेन लेवल धीरे धीरे पेशेंट के आप रेगुलरली जब देखेंगे हर हफ्ते तो वो कम होता जाता है। तो ड्राई सॉकेट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर इंस्ट्रक्शंस पेशेंट ढंग से फॉलो ना करें, अगर फॉलो करें तो विद इन द फर्स्ट वीक काफ़ी हद तक हीलिंग हो चुका होता है, पहले 2 से 3 दिन बाद वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, दर्द की दवाई इतना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 2 से 3 दिन बाद SOS हो जाता है वो। तो इट्स मच मोर बेटर जब वो जस्ट फॉलो कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस, अदरवाइज दिस इज एक दवाई है जो घर घर में कॉमन है विच इज फिटकरी के कुल्ले। हाँ, फिटकरी के कुल्ले, फिटकरी अपन जैसे किसी घाव पे भी लगाते हैं, वही कॉन्सेप्ट है, ये योगा से आया हुआ है जैसे, जैसे स्पेशली किसी के गम्स में सूजन हो जाए या दांत में दर्द है तो क्या ये एडवाइजेबल है कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, मतलब हम घर में तो सब कोई बता ही देते हैं बट एज अ डॉक्टर क्या आप रिकमेंड करते हो फिटकरी का कुल्ला हेल्प करता है? देखिए, रिकमेंडेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल ऑलवेज बी कि अगर आपका मसूड़ा सूज रहा है या इस तरह का दिक्कत है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए एंड आप उनको दिखाइए, बिकॉज अब अच्छा इसके साथ साथ ये है कि कई जो घरेलू नुस्खे हैं जो हमें मिले हैं, कई सारे बिल्कुल सही हैं और उनमें बिल्कुल डेफिनेटली असर भी होता है और उनका रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी बिना सोचे समझे हमारे बड़ों ने करा था, बहुत जैसे हल्दी का यूज़ है, फिटकरी का आप बता रहे हैं, ये सब बहुत एंटीसेप्टिक इनके इफेक्ट्स हैं एंड वी नो कि एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स हैं, दीज आर हेल्दी थिंग्स, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। बट जब ये कर रहे हैं उसके साथ साथ अपना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप विजिट कर लीजिए कि मेरा ऐसे सूझ गया है, फिलहाल मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं ये फिटकरी लगा लिया है। कई बार अगर आप मान लीजिए कि बाहर हैं और आप अपने जो रेगुलर डेंटिस्ट हैं उसको कुछ दिन बाद ही देख पाएंगे तो मसूड़े में वो सूजन का कारण बहुत हो सकता है। So फिटकरी एंड लिस्ट्रीन, which one is better in such a scenario? Honestly, like better to go for फिटकरी। लिस्ट्रीन पे मेरा इतना, जैसे मेरे आए मेरे को वो वार्म सलाइन रेस जो गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ले करने वाला है, वो मैंने जितने साल ये प्रैक्टिस करी, जितने पेशेंट्स करें, दैट इज़ द बेस्ट। लिस्ट्रीन ठीक है, उसमें एक लिमिट पे यूज़ होता है, जनरली दांत सफाई के बाद होता है, लिस्ट्रीन विद क्लोरहेक्सिडिन आता है, तो ये लिमिटेड यूज़ है इसका, जनरली सफाई दांत की जब आपने करवा ली है उसके अगले 2 हफ्ते तक आप इसको यूज़ करिए, तो वो रिकमेंडेड है। और मैं खुद पेशेंट को ऐसे बड़ा बड़ा उसमें लिख के देता हूँ कि 14 दिन बाद ब्रैकेट में स्टॉप, कैपिटल्स में, क्यों? क्योंकि अगर वो रेगुलर यूज़ की तरह आपने करा तो वो आगे जाके खुद आपके दांत को स्टेन कर देगा। ओके, सो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में क्यों कर रहे हैं अपन ने अभी रफ करा, इसको पूरा अल्ट्रासोनिक से हटाया, साफ करा, अब इसके ऊपर जो अपन कुल्ला कर रहे हैं तो क्लोरहेक्सिडिन क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, प्लस आई थिंक एस्ट्रिंजेंट भी है वो, तो मसूड़े कस देता है। यस, तो बिकॉज मसूड़े लूज है आफ्टर योर क्लीनिंग, तो अब ये जो लेयर बनी है, इस लेयर की वजह से जो प्लाक जो डिपॉजिट, जो परत आ रही थी वो परत इजीली अब डिपॉजिट नहीं हो पा रही है। तो पहले 14 दिन बहुत क्रूशल है, बिकॉज जस्ट सफाई हुए, सरफेस थोड़ा रफ है, भले आपने पॉलिशिंग कर दिया, सब कर दिया गम्स के साथ, बट फिर भी थोड़ा बहुत रफनेस है, क्रेविसेस अगर कुछ रह गए हैं, कुछ छोटे छोटे गड्ढे या दाने जैसा एरिया रह गया दांत में जहाँ जहाँ है, वहाँ फिर दोबारा स्टेन दोबारा हो सकता है बहुत आराम से। तो ये अगले 14 दिन तक अगर पेशेंट करे, सुबह शाम 2 मिनट तक इससे कुल्ले करें, और इसमें लिस्ट्रीन में एक जो ढक्कन होता है उसका, जनरली उसमें कैलकुलेशन लिखा होता है 1 ml 2 ml जैसा भी है, तो आप वो ढक्कन भर के लिस्ट्रीन और ढक्कन उतना ही भर के पानी 1:1 का रेशियो में करके आप उसको कुल्ला करिए, तो उसका फायदा है, बट वो वही लिमिटेड यूज, 14 डेज से ज़्यादा नहीं, एंड राइट आफ्टर दैट पीरियड, नॉट लाइक अ रेगुलर, हर दिन नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन बस ये कुल्ला करने से नहीं होगा। एक और रेमेडी है जो घर घर यूज होती है, विच इज दांत के दर्द के लिए क्लोव ऑयल, क्लोव करते हैं लोग, छोटा सा वो मिलता है, तो हाउ डज इट वर्क? इवन क्लोव इटसेल्फ, नॉट इवन ऑयल, लोग तो क्लोव निकली हुई होती है आजकल, तो वो तेल पैरी निकाल के उसका छूज मिलता है बेसिकली। हाँ, बिल्कुल करता है इफेक्ट। काफी जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली जो गांव के एरिया से आते हैं हमारे पास, तो उनके पास यही नॉलेज कई बार होता है। तो अब क्या है कि कुछ नॉलेज इस तरह की होती है कि जो हमें पता है कि सही है, गांव में भी है, तो वो नॉलेज जैसे सही, जैसे हम हल्दी फिटकरी या इवन लौंग की बात करें, तो ये चीज़ें
करती है इफेक्ट वी नो, और क्यों करती है वो भी पता है, क्योंकि इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी से अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। टूथपेस्ट में भी है शायद, बिल्कुल लॉन्ग होता है, बना आता है, बड़ा बड़ा है, हाँ पूरा बना हुआ आता है, तो क्योंकि उसका है फायदा, प्रूवन है, ये सब रिसर्च चीज़ है। बट इसी के साथ में फिर मिथ भी होता है कि दांत साफ कराए तो मेरे दांत लूज हो गए, अब मैं दांत साफ करा लूंगा तो ये दांत मेरे हिल के गिर जाएंगे। अब वो क्यों आता है कॉन्सेप्ट लोगों को, वो जो मिथ है, और आज भी मतलब नॉट जस्ट इन गांव, मैं बोल रहा हूँ कि आप अर्बन एरियाज, सबअर्बन एरियाज, द मोस्ट पॉश जो सबसे इलाके हैं, आप उनमें हाई सोसाइटी वाले में भी जाएंगे तो कई लोग हैं जिनको आज भी लगता है कि नहीं हम दांत की सफाई कराएंगे तो हमारे दांत जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे, और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है असली में, क्योंकि ये जो चीज़ जो जम रही है, ये जितनी जमती जाएगी ये उतना मसूड़े का रिश्ता आपके दांत से खत्म करती जाएगी, उतना मसूड़ा नीचे जाता रहेगा। एक टाइम के बाद आपको ये जमावड़ा दिखेगा, एक बहुत बड़ा बड़ा ब्लॉक्स बने हुए हैं कैलकुलस के, वो वहाँ पे अटके हुए हैं। अब ये पेशेंट इतने सालों बाद, ये जमने के बाद आपके पास आए, द मोमेंट आप उसको हटाते हैं वो दांत हिलने लगता है, तो अब उनको क्या लग रहा है, ये जो हमने करा अभी इसकी वजह से दांत हिल रहा है। हालांकि वो दांत अगर कुछ टाइम और छोड़ दें हम, वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जब हम साफ करते हैं, भले वो अभी हिल रहा है, तो जैसे मैंने बताया था स्प्लिंट हम कर सकते हैं, तो हम उसको तार लगाते हैं, स्टेबलाइज करते हैं अगर वो हिल रहा है, सफाई करने के बाद, और पेशेंट को फिर इस तरह से ब्रशिंग और साथ ही साथ में मसूड़े की मसाज करने का हम एक जेल देते हैं। उस जेल से, उसमें टैनिक एसिड होती है जनरली, थोड़ा जिंक होता है, टैनिक होता है, दैट मेन कंपोनेंट ये है, उनसे हम मसाज के तरीके बताते हैं कैसे। तो जनरली आपका फिंगर एंड थंब ग्रिप होता है उसमें, आई जस्ट यूज़ द मॉडल, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर हम ऊपर में बाहर मुझे मसूड़े करने, यहाँ पे मेरा अंदर बहुत फंसा हुआ है या अंदर यहाँ फंसा हुआ है, ये हमने साफ करा है, तो ऊपर में आपका ये इस तरह का ग्रिप बनेगा, आपने अंदर जाना है बिल्कुल डीप में, यहाँ से मसाज करते हुए ऊपर आना है और पिंचिंग एक्शन में आना है। जब नीचे की तरफ जाएंगे वही ग्रिप आपका चेंज हो जाएगा, आपका थंब बाहर आ जाएगा, इंडेक्स फिंगर अंदर जाएगा, एंड देन अगेन पिंचिंग मोशन एंड सर्कुलर मोशन में आप उसको धीरे धीरे मसाज कर रहे हैं। नहीं, मेहनत दांतों के साथ कोई सोचता भी नहीं है कि करनी पड़ेगी, या तो बचाने तो फिर करनी पड़ेगी वरना तो फिर वही है, वो सारे चले जाएंगे और फिर यहाँ पूरा गेटवे ऑफ इंडिया बन जाएगा तो फिर उसको हैंडल करेंगे, बिकॉज एस्थेटिकली बहुत, आपने वो देखा होगा मीम्स में भी बहुत आता है, वो द 4 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, उस एक फोटो में दिखा रहा है बढ़िया सब स्माइल कर रहे हैं और लग रहा है कि चलो वेरी गुड, 4 अट्रैक्टिव पीपल आर हियर स्माइलिंग एंड वेरी नाइस। नेक्स्ट फोटो में उसी में से किसी दो के ना, ये एक सिंगल टूथ को ब्लैक एंड आउट कर दिया उन्होंने, द पिक्चर इज द सेम बट योर परसेप्शन, आपका उस इंसान को जो देखने का नजरिया था वो पूरी तरह से बदल जाता है, आपको लगता है यार ये तो अच्छा नहीं दिख रहा, चेहरा सेम है, बाकी सब कंपोनेंट सेम है, एक सिर्फ दांत उन्होंने आगे का एक हटा दिया, पर आपका जो नजरिया उस इंसान को देखने का वो बदल गया उसको। तो दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के भी इंपॉर्टेंट है, दिखने वाले भी इंपॉर्टेंट है, चबाने वाले भी इंपॉर्टेंट है। तो सफाई कराना, और ये जो मिथ है कि सफाई कराने से दांत कमजोर होते हैं, ये मिथ ही है, और ये मिथ जितनी जल्दी और जितनी बार हम डिबंक कर सके उतनी बार हमें करना चाहिए, ताकि लोग सफाई करें। सफाई ना करने की वजह से वो चीज़ें जो सोच रहे हैं कि दांत कमजोर हो जाएंगे, हिल जाएंगे, वो दांत साफ ना कराने की वजह से है। हाँ जी। अगेन एक और सब लोगों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, नीम की दांतुन और बबूल की दांतुन वर्सेस ब्रशिंग, क्या डिफरेंस है? देखिए नीम की दांतुन और इनका, दे आर एक्चुअली गुड, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। इवन जो पुराना जो तरीका है जो गांव में आज भी रेवलेंट की, उसमें वो पकड़ा उसका डंडी से उससे करा, उसका रीज़न है वो क्यों करते थे, जब उसको चू करके उससे ब्रश करे, उसके फाइबर्स जो हैं वो वही काम कर रहे हैं जो हमारा ब्रिसल्स करता है ब्रश के अंदर। द आइडिया इज द सेम, वही जो फाइबर्स अब हो गए चू करते करते, वो फाइबर्स से आपने उसको चबा चाप के साइड कर लिया, मोशन वही चल रहा है, काम वही कर रहा है वो। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवोल्यूशन। तो जो चीज़ें हमने एवोल्यूशन के साथ में बेटर कर दी हैं, तो हमें अब वो चीज़, ऐसा नहीं कि वो चीज़ ख़राब थी, पर आज आपके पास उससे अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो कि मॉडर्न ब्रशेस के साथ में है, आपको वही करना चाहिए। ये 2 पर्टिकुलर हमने यूज़ करा, सिर्फ नीम और बबूल, नॉट एनी अदर ट्री ट्विग, एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट कि व्हाई फाइबर्स जिस तरह बनते हैं इनके, जो ये प्लांट होता है, इनकी जो टहनियाँ होती हैं, जब हम उसे कट करते हैं, एक तो बहुत इजीली रेडिली अवेलेबल थे हर जगह पे सोसाइटीज़ में, बहुत सिंपली आपको मिल जाएंगे। साथ में जो फाइबर्स उसके आते हैं, जो स्ट्रेंथ है उनकी, तो वो आपको कुछ नुकसान उस तरह से नहीं दे रही है, ईजी टू चू, एंड द काइंड ऑफ फाइबर्स, बेसिकली द मेन फंडा इज दिस फाइबर्स की वो ब्रिसल्स कैसे हैं, जो ब्रशेस भी इवॉल्व हुए हैं, जो अपन आज बोल रहे हैं हार्ड, सॉफ्ट और मीडियम। आप अपने पेरेंट्स से पूछे, मैं अपने पेरेंट्स से पूछूं, इन दैट टाइम डिड दे हैव दैट ऑप्शन, वो उनके पास उस टाइम वो ऑप्शन नहीं था, ब्रशेस इतने इवॉल्व नहीं हुए थे। अब क्या है, हर तरह का ब्रिसल अलग अलग आता है, नैनो ब्रिसल्स आते हैं, वो मतलब वेलवेट जैसा टच होगा उसका, इतना सॉफ्ट होता है वो। एंड देन अगेन ब्रिसल्स जो फिर इंटेंसिटी जब मीडियम हो गया, हार्ड हो गया, सॉफ्ट मीडियम भी होता है मिडिल ग्राउंड में, तो वो चीज़ का हम फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वो विद रिसर्च हुआ है, इनमें यही फायदा था, दे वर द बेसिस ऑफ द रिसर्च। बबूल हो गया, नीम हो गया, ये बेसिस थे, क्योंकि वहीं से सब स्टार्ट हुआ है, द आइडिया ऑफ यूजिंग फाइबर्स टू क्लीन
अपने दांतों को, वो टहनी के जो फाइबर्स निकलते हैं उसे क्लीन करने का आइडिया, वही चीज़ है ये मॉडर्न तरीके में। ओके या अच्छा विद एडल्ट देयर इज आल्सो, जैसे बच्चों में हमने चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स का डिस्कशन करा, इन एडल्ट्स चाय कॉफी, क्या इसका भी टूथ हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट होता है? यस, सो चाय कॉफ़ी एक तो क्या हर जगह पे बहुत एविडेंट है। इवन मतलब मैं पेशेंट्स के लिए क्या बोलूँ, तो डॉक्टर्स ही बोलूँगा, हम लोग ने कुछ पेशेंट्स का बोला यार एक कप चाय ले आइए, है ना, रात भर नाइट ड्यूटी है, ट्रॉमा में होता है तो ओरल फेशियल ट्रॉमाज आते हैं, उसमें ओरल सर्जन होते हैं, वो हमारे बाकी प्लास्टिक सर्जन ENT सर्जन ब्रदर्स के साथ में काम कर रहे हैं। सो द आइडियाज़ की चाय तो सब पी रहे हैं, अच्छा चाय का ही है, कॉफ़ी का है ना, दोनों में आपका हार्ट के लिए भी उसमें आ चुका है, कॉफ़ी ज़्यादा पीने से और कैफीन ज़्यादा होने से अगेन मोर हाइपर हो जा रहे हैं, मोर एनर्जेटिक हो जा रहे हैं, बट अगेन हार्ट पे भी उसके बैड इफेक्ट हैं। जस्ट लाइक दैट ऑन टीथ हमारा स्टेनिंग का इफेक्ट आता है। तो जब स्टेन्स एक बार फॉर्म होने लग जाते हैं दांत में, स्पेशली अंदर की साइड में ज़्यादा होने लग जाते हैं, पीले येलो स्टेन्स, येलो टू डार्क ब्राउन, ओके डार्क ब्राउन स्टेन्स, एंड ओवर टाइम वही अगर लेयर बाय लेयर बढ़ता रहता है तो डार्क ब्राउन टू वेरी ब्लैक एज वेल, राइट, सेम विद टी एंड कॉफ़ी, लाइक दोनों में वो ब्लैक रंग बनने लग सकता है तो विद टाइम। तो कई बार स्पेशली जो एविड ड्रिंकर्स हैं वो वंस अ ईयर अपनी एक बार क्लीनिंग करा लें, या फिर जैसे हमने डिस्कस किया कि वाटर फ्लॉसिंग करें या ब्रशिंग टेक्निक अच्छी रखें, तो दे माइट नॉट फेस दिस इशू। जनरली दिस इज द मेजर थिंग, लाइक स्टेनिंग विद टी एंड कॉफ़ी, अलग से दिखता है वो स्टेन, तो वही है एक। और स्टेन से आगे आपको पता है कि वो स्टेन तो क्या है, स्टार्टिंग फॉर्म है, वहाँ कैलकुलस जमा हुआ, फिर वही है, मतलब वही सीक्वल हो जाएगा, फिर वो कैरीज होगा, एक थोड़ा सा डिच बनेगा, उस डिच में इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन फिर आगे फिलिंग, और फिलिंग के भी आगे बात चली गई, जो ज़्यादातर केसेस में फिलिंग के आगे बात चली गई होती है, तो वो RCT होता है। तो ये जैसे हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि दो जो मेन चीज़ें कि एक तो ये अपना कि यू डोंट हैव द टीथ और यू हैव द टीथ। द थर्ड वन थिंग दैट आई फॉरगॉट एट द टाइम वाज, थर्ड इज एस्थेटिक्स, मैं दिख कैसे रहा हूँ। ये भी एक चीज़ है जो दिख कैसे रहा हूँ वाला पार्ट है। दिख कैसे रहा हूँ वाले पार्ट में हमारा काम आ जाता है कि चलो ब्रेसेस या लाइनर्स हम बोलें, वो अब इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, राइट, बिकॉज पहले आई डोंट थिंक लोगों को इतना फर्क भी पड़ता था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, है ना, या अगर वो डीप लगता भी था तो वो अपने तक ही रखते थे, इतना ट्रीटमेंट के लिए लोग सोचते नहीं थे कि इसका पहले तो होता भी है या कराने की ज़रूरत है भी। कई लोगों की फैमिलीज में जैसे नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया हम जाएंगे, डेमोग्राफिक चेंज होता है, तो आपको दांत में जो दिक्कतें वो भी अलग अलग दिखती हैं। नॉर्थ इंडिया में जैसे स्टडीज़ हुई तो हमने फाइंड करा कि जनरली नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम होता है कि लिप इनकॉम्पिटेंसी होगी, ऊपर का जबड़ा ही ज़्यादातर टाइम लोगों को बाहर लगता है, ये वाला प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में क्या होगा, यूँ फेस हो जाएगा तो लिप ट्रैप हो जाएगा, ये लोअर लिप अंदर ऊपर वाले दांतों के पीछे फंसा हुआ है, तो वो फेस पूरा अजीब दिखने लगता है, कॉन्फिडेंस कम होता है ऐसे इंडिविजुअल में। अब वो लोग ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड यू वोंट बिलीव एडल्ट्स में भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है। देयर आर फ्यू पेशेंट्स जिसमें मैंने 48 ईयर ओल्ड 51 ईयर ओल्ड पेशेंट में भी ऑर्थोडोंटिक्स से हमने ब्रेसेस लगा के ट्रीटमेंट कराए, उनमें भी हमने फेशियल चेंजेस अचीव करे हैं। उनमें बस कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी पेरिडोंटल हेल्थ, जो हम पेरिडोंटल हम बता दें कि जो लिगामेंट होता है दांत और उसके बीच में, मसूड़े के बीच में, उसकी हेल्थ कैसी है और हड्डी की हेल्थ कैसी है। अगर वो सब बढ़िया है, तंदुरुस्त है, ज़्यादा पेशेंट मतलब तो डायबिटिक नहीं है, उस तरह की चीज़ें नहीं है, तो बहुत आराम से इवन एट दैट एज 50 साल में भी आज वो लोग जिनको 16 साल या 20 साल की उम्र में ट्रीटमेंट कराना था या मन में रखा हुआ था बट उस टाइम नहीं करा पाए, अवेयरनेस नहीं थी या चीज़ें पता नहीं थी, अब वो करा रहे हैं वो चीज़ें भी। हम ऐसे कहते हैं ना 40 के बाद बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो क्या दांतों की भी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है विद एज, लाइक व्हेन यू गो 40 प्लस? जब तक दांत है तब तक तो डेंसिटी अच्छी रहती है ना। हमारे पास D1 D2 D3 D4 ऐसे करके 4 तरह का बोन्स होता है, जो हार्डेस्ट टू सॉफ्ट टाइप बोन होता है। ऊपर के जबड़े में जो अंदर की तरफ है वहाँ पे जनरली आपका थोड़ा सॉफ्ट बोन होता है, पोरस होता है वो, है ना। नीचे में जो आगे का एरिया है, ठुड्डी का एरिया, यहाँ बहुत सख्त हड्डी होता है। तो जब तक दांत अपनी जगह पे है, अच्छा कई बार दांत ऐसा कि ऊपर से जो दिखने वाला पार्ट है दांत का वो चला गया पर जड़ है अभी भी, जब तक जड़ भी है तो भी वो हड्डी का लेवल जो है मेंटेन रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता दांतों में? जी, दांतों में ऑस्टियोपोरोसिस वाला नहीं होता? बिल्कुल जैसे होता कहते हैं है, ना, होता है भाई लेडीज की बोन्स हल्की हो जाती है, हाँ, कहीं टकरा गए, फ्रैक्चर हो गया जी, 50 जी, प्लस जी। में, तो ऐसा क्या दांतों के साथ भी होता है? दांतों के साथ बिल्कुल होता है। विद टाइम अगर हमने जैसे एग्रेसिव, मैं बोल रहा हूँ कि एग्रेसिव ब्रशिंग है या विद टाइम वेयर एंड टेयर नॉर्मल भी चलता गया बहुत टाइम तक और हमने केयर नहीं दिया हुआ है, तो अब जैसे पूरा दांत उसमें नहीं जाएगा। आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो सेंट्रल इंसाइजर है उसकी जो एज है हमारी, तो फॉर एग्जांपल आई टेक दिस, ये एज वाला पार्ट है, तो एज जैसे फ्लैट है, विद टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये एज धीरे धीरे थोड़ा पतला होता चला गया, राइट। अब हमने किस दिन पानी पी रहे हैं और ग्लास हल्का सा जोर से लग गया, तो ये ऐसा नहीं होगा कि पूरा टूटेगा, बट यहाँ एक नॉच सा आ जाएगा, वेरी छोटा, वेरी स्पेसिफिक, बट वो पता चलेगा, वो नॉच आ जाएगा। वो क्यों आ गया वो नॉच? क्योंकि वो इतना इतना पार्ट दांत कमजोर हो गया, वो टूट रहा है। तो वहाँ जब भी कुछ टकराएगा या लगेगा वो
ब्रिटल हो जाएगा। इनफैक्ट 45 के एज ब्रैकेट में आई हैव सीन लेडीज का ये जो दाढ़ होता है जी उसमें फ्रैक्चर टूट हाँ के हाँ झड़ गया, कुछ खा रहे हाँ थे हाँ नॉर्मल खा रहे थे, बिल्कुल। हार्ड भी नहीं, सॉफ्ट चीज खाने में झड़ उसमें गया। क्या होता है, हमेशा आप नोटिस करेंगे, अगर आप खुद भी जैसे आपके ओपीडी में आ रहे हैं, यू आर सीइंग कि कोई बता रहे हैं इस तरह, आप एक बार बोलना अच्छा आंटी मुझे खोल के, या सर मुझे आप खोल के दिखा दो, अंकल आप मुझे ये दिखा दो कहाँ पे आपका। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो दांत में हमेशा जैसे 4 वॉल होती है अपने दांत की, बड़े वाले की, अगर हाँ है ना, सो वी हैव ये It's like a ऊपर square, हाँ हाँ। स्क्वायर, ये 4 वॉल है, उनकी हमेशा 1 या 2 वॉल में डिफेक्ट होगा, यानी वो वॉल होगी नहीं। तो Okay. क्या है, दांत वो थोड़ा थोड़ा तो डिके होता चला गया, खराब होता चला गया, बट वो इतना ज्यादा भी खराब और डिके नहीं हुआ था कि अभी तक हमें ध्यान देना पड़े। पर वो इतना कमजोर जरूर होगा कि किसी दिन अमरूद खाया और चबाया जोर से, और शायद अमरूद का बीज ही चला गया हो, और वो पूरा क्राउन आपका फ्रैक्चर कर दिया, तो वो पूरा पार्ट अब निकल गया, और एक बार क्राउन फ्रैक्चर हो गया तो दांत को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। So what do you do in such cases? You put a टोपी या पूरा दांत निकल के कई बार तो replace- दांत निकालना ही पड़ता है हमें, Okay. मोस्ट ऑफ टाइम्स हमें दांत निकालना पड़ता है। अगर हमारा फ्रैक्चर का पार्ट थोड़ा ऐसा है कि कुछ स्ट्रक्चर रह गया दांत का, पूरी तरह से नहीं टूटा है, बस ज़्यादा टूट गया और थोड़ा स्ट्रक्चर रह गया, तो एक चीज़ होती है जो एंडोडोंटिस्ट करते हैं, उसको पोस्ट एंड कोर बोलते हैं। तो उसमें फाइबर की और मेटल की पोस्ट आती हैं, तो जैसे आरसीटी में नस में हम डालते हैं, इसी तरह से आरसीटी करके वो ये पोस्ट लगा देते हैं, फिर उस पोस्ट के ऊपर इसको बिल्ड करते हैं, Okay. पूरा टू स्ट्रक्चर को बनाएंगे, फिर उसको कट करेंगे, उसको कट करने के बाद उसका फिर नाप लेंगे, नाप लेके फिर उसके ऊपर कैप लगाएंगे। तो पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया। बिल्कुल। तो यू आर क्रिएटिंग एवेन्यूज, जहाँ से जगहें जहाँ से आप पूरी तरह से पिलर बना के आपने सपोर्ट ले लिया और ये अपनी जगह टिक जाए। इंटेंशन इज ऑलवेज कि हमारा चाहते क्या कि जो आपका ओरिजिनल दांत है ना वो बेस्ट है, उसको जितना हद तक बचा सकते हैं, जितना हद तक वो सेफ रख सकते हैं, उसको अपन वो करेंगे। तो ये कंजर्वेटिव अपनी अप्रोच है। हम नहीं चाहते कि, क्योंकि निकालना कई जगह पे यूएस में जैसे आजकल है, लॉट ऑफ टाइम्स उनको देखेगा कि शायद ये दांत बहुत ज़्यादा डिके हो गया है, इसमें नस का इलाज का ज़रूरत है। नस का इलाज ना करके वो सीधा बोलते हैं इसको अपन चलो निकालते हैं, निकाल के इसमें सीधा इम्प्लांट लगा देते हैं। बिकॉज एक तो उनको ही पता है कि ये इम्प्लांट है वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, जिंदगी भर की हड्डी से जुड़ जाने वाला है, तो अब इसमें कौन इतना टेंशन ले। बट आज भी इन आवर कंट्री ऑल ऑफ अस स्टिल बिलीव दैट एंडोडोंटिक्स एंड आरसीटी ट्रीटमेंट इज द बेस्ट टू सेव द टूथ। सबसे हमेशा दांत को चांस दो कि हम ओरिजिनल चीज को ही बचा पाए, क्योंकि जो भी आप भले इम्प्लांट बहुत बढ़िया है एंड एवरीथिंग, बट वो है तो रिप्लेसमेंट ही, है ना। और इम्प्लांट के साथ एक फायदा ये है, जो मैं कहता हूँ कि जैसे जड़ रह जाती है तो हड्डी का लेवल सेम रहता है। इम्प्लांट भी हम जब लगाते हैं वही इंटेंशन है, क्योंकि जब दांत चले जाएं और गायब है बहुत टाइम से, तो आप देखेंगे हड्डी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। उस वजह से जो ये पूरी नीचे की हाइट है वो धीरे धीरे कम होगी। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में हम देखें जो डेंचर वेयरिंग होते हैं, तो वो जब हटा दें अपने तो पूरा ऐसे हो जाता है, यूं पूरा ये स्क्विश हो जाता है, हो जाता है, हाँ पूरा अंदर चला जाता है, और एकदम जब वो पहनते हैं तो फेस चेंज हो जाता है उनका, ये पूरे हाइट बढ़ जाती है, इधर फुलनेस आ जाती है। तो यानी कि दांत की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट कि हम खा कैसे रहे या हम बात कैसे कर रहे हैं, यानी स्पीच या फंक्शन से सिर्फ वो नहीं है, ये भी है कि आपका पूरा चेहरा वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपके चेहरा ही बदल देगा वो। तो अगर कोई आप यंग पेशेंट मानिए जिसके पीछे के सारे दांत जा रहे हैं और उसका उस तरह से मुंह होने लग रहा है, आपको देखे लगे वो पता नहीं कितनी उम्र हो गई होगी उसकी, एंड देन यू फाइंड आउट कि ये तो बेचारा अभी 40-41 साल का ही है, तो नॉट वेरी ओल्ड, मिडिल एज में है, बट वो लग रहा है कि आपको 60-65 साल का हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग। तो इस तरह से अगर ये ध्यान देते रहें और जो ट्रीटमेंट सही टाइम पे वो कंजर्वेटिवली पहले कराएं, अपना जो ओरिजिनल पार्ट है उसको अपन हमेशा बचाएं, तो दैट इज द वे टू गो। हमने काफी बार रूट कैनाल वर्ड यूज करा, सो बेसिकली फॉर अ कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड कि रूट कैनाल होता क्या है और उससे दांत कैसे बचता है, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हमारा जो दांत है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, है ना। जब हम दांत की शेप देखते हैं, मेरे पास एक छोटा वाला पीस है उसमें जैसे आपको दिखाऊं, बट अगर मैं एक दांत बनाने जाऊं तो एक दांत का पार्ट होता है जो ऊपर का होता है, और एक होता है जो हमें दिखता नहीं, जो नीचे जड़ है उस दांत की, गम के अंदर, मसूड़े के अंदर जो जड़ है उस दांत की। तो अब जो ऊपर का सबसे बाहर का पार्ट है उसको अपन बोलते हैं एनामल, वो बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, वो हमें ज़्यादातर चीज़ों से बचा लेता है। उसके बाद थोड़ा अंदर का पार्ट होता है, उसे बोलते हैं डेंटिन, जो थोड़ा पीला पार्ट होता है, जो जब एक्सपोज होता है तो हमें ठंडा गर्म लगने लगता है। तो पहला साइन है जिंदगी जब ठंडा गर्म लगे, ठंडा गर्म भी नहीं, कईयों को मीठा लगने लग जाता है कि मीठा खाते हुए एकदम से ऐसे अपना मुंह पकड़ेंगे कि क्या हुआ। तो तीसरा होता है जब वो सफाई वफाई करा रहे होंगे, तो सफाई कराते हुए सडनली आप कोई जगह पे सफाई कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें, और सडनली एक स्पॉट पे उनको एकदम से ऐसा हो जाएगा कि अरे हाँ करंट सा लगा उनको, कि ये झंझना गए मेरे। तो वो झंझनाना जो है वो यानी कि आपका कहीं ना कहीं जो है डेंटिन एक्सपोज हो गया। उस डेंटिन के नीचे उस दांत को जो सब सप्लाई कर रहा है कि उसको दर्द फील हो रहा है, या जो खाना चबाते हुए भी हम फील कर पा रहे हैं कि हम चबा रहे हैं, वो नस होती है उसमें। तो जब भी कोई भी कीड़ा जो लगा है, जो इन्फेक्शन है, वो नस तक पहुंच जाए,
तब हमें नस का ट्रीटमेंट करना होता है। उस नस के ट्रीटमेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। रूट क्या है? रूट और क्राउन होता है। तो क्राउन जो पार्ट है वो हम देख पा रहे हैं, जो ये दिख रहा है, और जो रूट है वो जड़ है, वो अंदर का पार्ट है। तो उस जड़ के अंदर एक कनाल सा होता है ना। उस कैनाल, वो पतला सा होता है बहुत, उस पतले से कैनाल के थ्रू आपकी नस आ रही है, उस दांत को जो सप्लाई कर रही है। उस नस में अगर इन्फेक्शन पहुंचा तो फिर आपको नस का इलाज कराना पड़ेगा। उसको नस का इलाज भी बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट या नस का इलाज। तो क्या होता है इस नस के इलाज में? इस नस को हटा दिया जाता है, उसमें डेड कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं हम लोग पूरी तरह से। वो नस जो होगी, मान लीजिए ये इतना पार्ट मेरा जड़ का है, ये पार्ट मेरा क्राउन का है, ये क्राउन को मैंने थोड़ा सा ड्रिल करा, एक्सेस लिया, एक्सेस जैसे लिया मतलब आप देख पाओगे कि डॉट जैसा दिख रहा है आपको, वहां आपकी नस है। फिर उस नस में हम लोग ड्रिल ही करते हैं एक तरीके से। इस टाइम तक हमने सुन कर रखा है पेशेंट को, आपने एनेस्थीसिया का, लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया हुआ है पेशेंट को, और आप वहां से फिर उस नस को पूरा उसके थ्रू बाहर निकालते हैं। कैसे पुल करके बाहर निकालते हैं? इट कम्स आउट, वो निकल के आता है। मैं आप आई विल शेयर अ फोटो विद यू, बहुत क्लीनली उसमें आपको दिखेगा कि फाइल्स होती हैं, छोटी छोटी फाइल्स होती हैं। कौन से कलर की होती है नस जो बाहर आती है? लाल। लाल? यस, इट इज रेड, ओके, कंप्लीटली रेड, इन रेडिश पिंक दिखेगा वो। और अगर इन्फेक्टेड है तो थोड़ा पस भी उसके साथ आ सकता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू बोलते हैं उसको, वो भी आ सकता है, पस भी आ सकता है। तो वो एब्सेस अगर क्रिएट हो गया है नीचे तो जड़ के, जैसे हम बोल रहे थे ना स्टार्टिंग, अगर ऊपर में इन्फेक्शन, ऊपर से दांत बिल्कुल ठीक दिख रहा है बट नीचे जड़ में आ गया, तो उस केसेस में भी आपको सीधा ये नस का है। तो नस जब बाहर आ जाती है तो वो पूरा कैनाल जो आपका खाली हो गया, जिसमें नस आपकी बैठी थी, उसको आप फिल करना होगा। तो वो खाली छोड़ दिया तो वो अगेन आपने पूरा एक मानिए लग्जूरियस सा एक मैंशन दे दिया है, बैक्टीरिया को आइए यहाँ पे घर बनाइए और इन्फेक्शन करिए। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसको सील करते हुए पूरे एरिया को आप फिल करें। तो वो किससे भरते हो आप? गट्टा पर्चा करके वो आता है मटेरियल, जीपी बोलते हैं, गट्टा पर्चा, दैट इज़ वन मटेरियल। एंड उसके साथ में हमारे सीलर्स होते हैं। तो सीलर्स में आपका क्या होगा, जैसे लिक्विडी कंसिस्टेंसी में वो होगा, तो आपने गट्टा पर्चा को लिया, आपने उसको डिप करा सीलर में, एंड आप उसके साथ, अच्छा दिस इज ऑल, ये सब आप कर रहे हैं लगातार एक्सरे लेते हुए पूरे दौरान, गाइडेड होगा, पूरा गाइडेड होगा। तो आपको एक एक मिलीमीटर का पता है कि आपने किस हाइट का डालना है, कितने मिलीमीटर का डालना है। और इस पूरे दौरान, पूरी ट्रीटमेंट के दौरान आप कम से कम मानिए 8-10 टाइम आप एक्सरेज कर रहे हैं, छोटे वाले। तो छोटे छोटे एक्सरेज अपन लेते रहते हैं। जब उसको भी लगाया फाइनल फिल करने से पहले, तो पहले आप लगा के देखते हैं एक्सरे में कि हाँ ये अब सही स्पॉट पे जा रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से ये बंद हो रहा है, कोई गैप तो नहीं रह रहा है। उस तरीके से बंद, आप सेटिस्फाइड हैं, आपको लग रहा है हाँ ये हो गया, फिर आपने वो जैसे लिक्विडी कंसिस्टेंसी में है उसके साथ आपने पकड़ के इसको सील कर दिया। तो वो नीचे की जड़ की फिलिंग हो गई। जड़ की फिलिंग के बाद आप एक टेम्परेरी ऊपर के दांत में ला के छोड़ते हैं, फिर आप उसमें फाइनल फिलिंग करते हैं। सेम डे पे क्यों नहीं करते हैं कि बाय चांस कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत हो या कई बार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एब्सेस हो या कोई जड़ के नीचे का इन्फेक्शन हो, तो इसमें क्या है, हम लोग दवाई भी डाल के कई बार छोड़ देते हैं फाइनल फिलिंग से पहले। इसमें भी श्रिंकेज होता है क्या? नहीं, इसमें नहीं। फाइनल फिलिंग से पहले आप जो ये फाइनल कट्टा पर्चा है सीलर के साथ, इससे पहले आप दवाई डाल के भी कई बार छोड़ना पड़ता है। MTA नाम की दवाई आती है, मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट होता है ये। फिर आपके अपने ब्लड से, पेशेंट के ब्लड से हम बनाते हैं, जैसे PRP PPF होता है, ये तरह का चीज़ें बनाते हैं। उसी से वापस दोबारा आप उसको हीलिंग करवाते हैं, क्योंकि अगर इन्फेक्शन आपका जड़ से लेके हड्डी तक में चला गया तो ये डाल के दवाई आपको छोड़ के रखना पड़ता है हफ्ता 10 दिन। उसके बाद में फिर आप ये सीलिंग करें। अच्छा, इसमें गट्टा पर्चा में क्योंकि हम वो सीलर लगा रहे हैं तो ये अच्छे से पूरा सील हो जाता है, तो यहाँ श्रिंकेज का उसका दिक्कत नहीं है। अ वेल डन RCT कैन लास्ट यू योर एंटायर लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है क्राउन आपको कुछ टाइम बाद बदलना पड़े, क्योंकि क्राउन में वेयर एंड टेयर हो गया है। क्योंकि जैसे हम नॉर्मल हमारे दांत में भी हो जाता है, वैसे क्राउन्स में भी वेयर एंड टेयर होगा, आप जैसे यूज़ करेंगे होगा। तो क्राउन हो सकता है आपको कुछ टाइम बाद रिप्लेस कराना पड़े। उसमें भी आजकल अच्छी बात है, मार्केटिंग एंड अगेन द थिंग इज इतना एक्सप्लोड हो गया कि इतने ऑप्शंस हैं कि आपको अलग अलग लैब्स हैं, या तो आप खुद ही की लैब आपने क्रिएट करी, यू इन्वेस्ट, आप पैसा डालिए उसमें मुठा और आप खुद की लैब बना के दीजिए, सेम डे पे आप फिर दीजिए, या फिर आप लैब्स में भेजते हैं। मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट हम लोग लैब्स में ही भेजते हैं। तो अलग अलग लैब्स है, कोई आपको 7 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल वारंटीज़ दे देते हैं क्राउन्स के ऊपर। तो पेशेंट ने जो क्राउन पे स्पेंड करा, अगर इस दौरान 10-15 साल में उनको कोई दिक्कत भी आती है, वेयर एंड टेयर भी आता है, तो आपका ना खर्चा ना पेशेंट का खर्चा, वो वारंटी में आपका आ जाता है और वो नया दोबारा लग जाता है। तो अगेन वो लाइफ फिर और उतने साल के लिए आपकी बढ़ गई। तो वेल डन RCTs कैन लास्ट यू अ लॉन्ग लाइफ टाइम ऑल्सो, कुछ और चीज़ की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, आई हैव सीन अ फ्यू पेशेंट्स इन माई प्रैक्टिस, RCT कराया पर यहाँ पे एक गोली सी गांठ आ गई, या दांत का दर्द नहीं जा रहा, या कान में भी दर्द जा रहा है। सो व्हाई डज दैट हैपन? तो कई बार ऐसा होता है कि जब RCT कर रहे हैं और अगर आपने सारे स्टेप्स, एंड दिस इज़ अ थिंग, जो ये चीज़ बहुत नॉर्मल मतलब कई जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगी, हालांकि होना नहीं चाहिए, है ना, पर इसके तरीके हैं जो इनके स्पेशलिस्ट डील करते हैं। तो
कई बार क्या होता है, जैसे फाइल जिससे आप नस को निकालना है और आप पूरा कैनाल को जिससे आप शेप कर रहे हैं, वो फाइल टूट जाती है। ओके। तो उसका छोटा सा पीस टूट के अंदर फंस गया है वहाँ पे। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो इस फाइल को आप जो टूटा है पार्ट उसको बाहर निकालो, ठीक है, और वो इवन एंडोडोंटिस्ट में भी जो अच्छे बढ़िया वाले एंडोडोंटिस्ट है, स्पेशलिस्ट एंडोडोंटिस्ट है, वो लोग वो करते हैं अच्छे से। इट्स नॉट लाइक कि हर कोई आके उस चीज़ को मैनेज कर सकता है। जनरल डेंटिस्ट विल हैव अ हार्ड टाइम, स्पेशली राइट आफ्टर पासिंग आउट। वो अलग बात है कि जनरल डेंटिस्ट बच्चा है, उसने अपनी ज़िंदगी के अगले 6-7 साल जनरल प्रैक्टिस में लगाए और RCTs अच्छे से बहुत करी, तो ही और शी विल बी एबल टू मैनेज इट। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, कि वो ब्रोकन इतना छोटा सा पीस होता है वो। तो you need a microscope or something उसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एंड देन यू हैव अ टेक्निक फॉर इट, उससे वो उसको रिट्रीव कर लेते हैं। कई लोग होते हैं जो ऐसे भी करते हैं कि अगर वो दिखता है कि वो सही पोजीशन, थोड़ा आइडिया, मतलब इतना खराब पोजीशन में नहीं टूटा है वो, जो पीस टूटा है वो ठीक ही लग रहा है दिखने में, तो जब हम सील कर रहे हैं फाइनली, उस पीस के साथ भी आप सील करते हो। ओके। यू कैन लेट इट बी, एंड उसके साथ भी कई लोग सील करते हैं। तो फाइल ब्रेकेज का भी ये प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि आपने सब कर दिया अपनी तरफ से, आपने पूरा ट्रीटमेंट कर दिया, बट मे बी जो आपका लीजन था या जो कीड़ा या जो दिक्कत इन्फेक्शन था वो आपका हड्डी तक में चला गया है। अब वो हड्डी तक आप कई टाइम बाद भी देख रहे हैं, बट आपको वो हीलिंग नहीं दिख रहा। तो ये हो सकता है कि जो आपका एब्सिस बना था जिसको आपने ट्रीट करा, शायद वो अब एक सिस्ट बन गया हो। या कई बार जो सूजन है वो एक स्पेस इन्फेक्शन होता है, तो वो दांत से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, वो अलग अलग स्पेसेस हैं हमारे माउथ के अंदर, उन स्पेसेस में वो इन्फेक्ट हो जाता है। तो उसमें जनरली IND करते हैं अपन, इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो पस निकलता है इंसिजन के बाद, वो काफ़ी हद तक रिलीफ पेशेंट हो जाता है उससे, एंटीबायोटिक्स चलती हैं, तो दैट वर्क्स आउट। तो ये है मेनली नस का इलाज। दीज आर द प्रॉब्लम्स, गार्ड बनना, ये दर्द होना। और दांत का दर्द ये है कि कान तक बहुत आराम से पता चलता है। जैसे मैं अक्ल जाड़ की बात कर रहे थे अपन, कि अक्ल जाड़ में जब भी पोजीशन खराब होती है या माउथ ओपनिंग इश्यूज होते हैं या कुछ इन्फेक्शन इधर पहुंचा है, तो आपको ये लॉट ऑफ टाइम्स वो ENT से हमारे पास आएंगे कि पेशेंट गया है और कान का दर्द लेके गए हैं, ENT वालों ने अपना पूरा चेकअप करा, एंड देन दे रियलाइज्ड कि अच्छा थर्ड मोलर तो नहीं है या सेकंड मोलर में इन्फेक्शन तो नहीं है। तो पेशेंट का देखेंगे, द मोमेंट दे रियलाइज क्या चाहिए, ये तो हमारे से रिलेटेड ही नहीं, तो हमें फिर भेजना पड़ेगा। तो हमें फिर अब हमारी ENT कलीग से वी यूज्ड टू गेट द केसेस। तो बिकॉज द पेशेंट इज ऑल्सो कंफ्यूज, पेशेंट को नहीं समझ में आ रहा कि ये मेरा कान का दर्द एक्चुअली किसकी वजह से है। तो वो कान में है नहीं, वो रेडिएटिंग पेन या रेफर्ड पेन की तरह आप मान लीजिए कि रेफर्ड पेन होता है कि हमें आसपास के जो एरियाज है उसमें बहुत पेन हो रहा होता है, जस्ट लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स, लाइक बोलते हैं ना कि हाथ में दर्द होने लग जाता है, तो इट्स लाइक रेफर्ड पेन। किसी की नर्व रूट अगर प्रॉपर्ली डेड नहीं हुई है ड्यूरिंग RCT, व्हाट आर द साइंस एंड व्हाट इज द करेक्शन? नहीं, डेड तो अपन कर ही नहीं रहे, अपन निकाल देंगे उसे पूरा, निकाल देंगे। नहीं निकली, छूट गई तो बाद में पेन अगर मिलेगी। छूटी और कुछ भी पीस छूट गया, और ये मिस्टेक्स अर्ली प्रैक्टिस में आती हैं सबको, कईयों को, क्योंकि हर एक को नहीं प्रोफेशनल मिलेगा, हो सकता है किसी को लर्नर मिले। सो हाउ शुड? पेन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सो अब वो क्या है, वो थोड़ा सा भी पीस अगर रह गया वहाँ पे, एक, बिकॉज दैट इज द रेमिनेंट ऑफ योर नर्व, दैट इज द कम्युनिकेशन, वही है, उसी के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है, उसी के थ्रू जो दर्द का एहसास है वहाँ पहुँच पा रहा है, तभी उसको हटा रहे हैं। उसको हटाने की वजह से वो बेसिकली हमने कम्युनिकेशन तोड़ दिया इसके आगे का। तो इन केसेस में अगर छोटा सा पीस रहेगा, आप कितनी भी दवाई खिला रहे हैं, आप देख रहे हैं कुछ उसको असर हो ही नहीं रहा। अच्छा, अब ये चीजें भी इसलिए कम हो रही है बिकॉज एज आई वाज टेलिंग कि थ्रू आउट ये जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, गाइडेड है, आप गाइड कर रहे हैं, आप हमेशा एक्सरेज लेते जा रहे हैं। अगर रह जाए देन व्हाट टू डू? आपको हटाना तो पड़ेगा उसको, तो फिर दोबारा निकाल के करानी पड़ेगी। री RCT का जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जब आप जो फाइनल फिलिंग करनी है ना, उससे पहले ही पेशेंट इतना डिस्कम्फर्ट में होगा कि अच्छा 8-10 दिन के स्पैन में पता लग जाएगा। 8-10 दिन का अगर आप स्पैन ले रहे दवाई डाल के करने का, या फिर आपने ऐसा सोचा है कि मैं सिंगल सेटिंग नहीं कर पाऊंगे इस पेशेंट में, बिकॉज अगेन इन्फेक्शन के बेसिस पे आपने वो कॉल लिया। कुछ केसेस में आप सिंगल सेटिंग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जो इन्फेक्शन है, आपने एक्सरे में देखा सिर्फ ऊपर की साइड था, ऊपर से उसने नस को पकड़ा है। जब ये नीचे की साइड से, जड़ की साइड से पकड़ रहा है, उसमें हमें दवाई डाल के छोड़ना पड़ रहा है। उसमें अगर आपका नस का कुछ भी पीस रह गया अभी भी अंदर और आपने ढंग से पूरी नस नहीं निकाली है, तो ये लगातार कंप्लेंट रहेगी पेशेंट की, कोई मेरे को भाई जो है आराम नहीं मिल रहा, दर्द हो रहा है, मैं तो पूरी कैटरॉल DT ऐसे बोलते हैं, उसकी तो पूरी पत्ती खाली है मैंने और अभी भी कुछ नहीं हो रहा। दिस इज द केस, देयर मस्ट बी समथिंग लेफ्ट देयर, या फिर वहां पे अभी तक इन्फेक्शन पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है। सो नॉर्मली पेन कितने दिन में जाना चाहिए RCT के बाद, परमानेंट फिलिंग से? एक्सेस ओपनिंग जो फर्स्ट स्टेज होती है, पेन जैसे शार्प पेन आ रहा है, मोस्ट ऑफ योर पेन, मोर देन 90% 95% ऑफ पेन इमीडिएटली आपका रिलीव हो जाना चाहिए। अच्छा, इमीडिएटली। क्योंकि पेशेंट को ये कंसर्न कितने दिन बाद आना चाहिए, इसीलिए पूछा कि 2 दिन। इसमें सिंगल सेटिंग भी मैं कह रहा हूँ, सिंगल सेटिंग भी करते हैं अपन, इसलिए करते हैं बिकॉज आप उसमें इमीडिएट रिलीफ है। लाइक अगर सिंगल सेटिंग वाले हैं उसमें तो आपको दिख गया कि ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं था, बट नस को इन्वॉल्व कर लिया है, तो नस को इन्वॉल्व कर लिया, नस का इलाज तो करना पड़ेगा हमें। उसमें आपने सीधा एक्सेस लिया, एक्सेस ओपनिंग करा, अच्छा उस दिन आपने LA दिया हुआ है, एनेस्थीसिया दिया हुआ है, आपने सिंगल सेटिंग में पूरा RCT करके फिनिशिंग कर दिया, अब क्राउन के लिए तो एक बार आना पड़ेगा। अब वो कुछ दिन बाद जब पेशेंट आएंगे
दे विल हैव नो सेंसेशन। वो बोलेंगे सर मैं दूसरे दिन से तो दवाई भी नहीं ली, उस दिन मैं कुछ भी काम कर लूंगा ना उस दांत पे, उन्हें कुछ फील नहीं होने वाला, ओके बिकॉज नर्व इज नॉट देयर। ओके तो एक्सेस ओपनिंग का जो फर्स्ट स्टेप है, ये 3 स्टेप्स में आरसीटी होती है, एक्सेस ओपनिंग, बीएमपी एंड देन फाइनल फिलिंग। बीएमपी इज बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, जो मैं आपको बताता हूँ कैनाल की शेपिंग करते हैं अपन, और शेपिंग से उसको फाइनल फिलिंग करते हैं। टूथपिक की तरह कुछ होता है जो अंदर शायद इंसर्ट करते हैं। हाँ मतलब उसमें अलग अलग आपके वो आते हैं, फाइल्स होती है, बहुत छोटी छोटी फाइल्स होती हैं, अलग अलग नंबरिंग के साथ की होती है। हाइट उसकी आप अगेन विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज एंड यू हैव अ मिलीमीटर पेशेंट का स्केल। क्या साइज है। बिल्कुल, तो ऐसे रिंग की तरह भी पहनते हैं कई डॉक्टर्स, आपने देखा होगा, वो रिंग होती है, उस रिंग पे ऐसे मिलीमीटर के साइजेस का छोटा स्केल बना होता है। तो आराम से यहीं रखा, पहले तो पेशेंट के माउथ में आपने डाल के देख लिया कि ये साइज सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है एक्सरे में। आफ्टर द एक्सरे अगर आपको ऊपर नीचे करना है, आपको एक्सरे से पता चलेगा आपको कितना मिलीमीटर का इसमें एडजस्टमेंट करना है। सो यू जस्ट प्लेस इट ऑन दैट रिंग एंड यू सी कि हाँ भाई इसका कितना साइज है, अब मैं कितना और एडजस्ट करूँ, तो यहाँ से बहुत इजीली आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ अ मिलीमीटर ऑफ करेक्शन टू दैट लेवल ऑफ प्रिसीजन यू कैन गेट इट डन। ओके, थोड़ा सा ऊपर रह जाए वो या थोड़ा सा नीचे रह जाए, उससे भी कुछ होता है? ज्यादा ज्यादा पियर्स कर दिया या थोड़ी बिल्कुल, ऊपर ज्यादा रह गई? पियर्स अगर कर दिया तो एकदम से वो पेन होगा, बहुत पेन होगा। कई बार क्या होता है, अगेन दिस इज वेरी, जो बच्चे जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर, ये इनिशियल लर्नर्स में होगा, कभी भी प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट ये मिस्टेक्स नहीं करेगा, बिकॉज वो कर चुका है पहले। जब आप ये कर रहे हैं फिलिंग, तो अगर ये नस जड़ के जो एज है, एपेक्स जहाँ जड़ खत्म हो रही है, उस एपेक्स के बियॉन्ड चला जाएगा तो भी पेन होगा, क्योंकि वो एपेक्स से बियॉन्ड जा रहा है, आपका जा रहा है हड्डी में, अब वो हड्डी में इम्पिंज कर रहा है, चुभ रहा है, तो वो दर्द करता रहेगा। कोई ऐसे फिक्स भी कर देता है? ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे ही फिक्स हो गया किसी का आरसीटी इम्पिंजमेंट के साथ, वो पेशेंट होने नहीं देगा, वो चिल्ला देगा, चिल्ला भी देगा, क्योंकि अभी तो सीधे चलो कुछ दिन बाद भी आके बोले नहीं मुझे बिल्कुल आराम नहीं है, यहाँ पेन है या कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अगेन ये प्रॉब्लम्स भी अब क्यों कम होती जा रही हैं, बिकॉज डिजिटल एक्सरेज है, साइड में स्क्रीन लगी हुई है, आप साइड बाय साइड ले ही जा रहे हैं, तो अगर वो हल्का सा भी आप फाइनल सेटिंग से पहले, जैसे मैंने बताया आपको कि अपन लगा के उसको देखते हैं, तो पता चल जाता है कि यार ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ये करेगा प्रॉब्लम, तो लेट्स एडजस्ट, इसकी हाइट में इतनी और कम कर दो, नीचे से कट कर दो, या ऊपर में आप अपना स्टॉपर लगा दो, उसे चॉप करके देन यू पुट इट, या एंड ऐसे ऊपर रह जाए तो भी आरसीटी ढंग से नहीं होगी, या हाँ, ज्यादा ऊपर भी चला, जनरली आइडियली जो बाय द बुक अपन माने, ग्रॉसमैन्स या इंगल्स मेथड, जो दोनों होते हैं, तो अराउंड 1 mm ऑफ स्पेस आपकी जो दांत की एपेक्स है, जो जड़ का लास्ट पॉइंट है, उससे अराउंड 1 मिलीमीटर ऊपर तक आपकी फिलिंग होनी चाहिए। अच्छा, दैट्स इट। सो अगर ये 2-3 मिलीमीटर दिख रहा है आपको, दैट मीन्स यू हैव टू गो डाउन, ये बियॉन्ड चला गया इसके नीचे, तो आपको ऊपर आना है। बट अगेन वो आप फाइनल जो सील करने वाले हैं, उससे पहले आप देख चुके हैं एक्सरे के थ्रू, तो अब नहीं होती वो उतनी मिस्टेक्स, आई थिंक। पहले बिकॉज एक्सरे करना वाज आल्सो नॉट इजी, आपको दूसरे रूम में जाना है, अटैच्ड है, पूरा वो गेटअप पहनना है, वो दीवार के पीछे जाएगा, तो आप कितनी बार एक्सरेज लगातार करते हैं। कई बार व्हेन डॉक्टर्स आर आल्सो ओवरवेल्म्ड, यू हैव 20-30 आरसीटीज, 20-30 पेशेंट आपको करने हैं, आपके पास लिमिटेड ये 4 घंटे का टाइम है, और आप चाहते भी है कि आप करें, और स्टाफ भी ऊपर बैठा है जो कह रहा है करो, तो तब वो ये गलतियां होती हैं। तो इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वेयर यू हैव योर फ्रीडम एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आपको पता है क्या कर रहे हैं, ये गलतियां नहीं होंगी, किसी से नहीं होती आज के टाइम में। इसलिए डेंटल प्रैक्टिस आज इंडिया में उस लेवल पे जो बहुत सालों पहले नहीं थी, आज बहुत हाई लेवल प्रैक्टिस कर रहे हैं नियरली एवरीवन। एक वो कॉन्सेप्ट होता है कि एक सिंगल चेयर डाल के स्टार्ट कर लो, लॉट ऑफ न्यू पीपल हु आर स्टार्टिंग, वो नए लोग इस छोटी चीज से, एक सिंगल चेयर से स्टार्ट नहीं कर रहे, वो अपना पूरा मन से, जैसा उनको चाहिए विजन, उसके हिसाब से वो स्टार्ट कर रहे हैं, और वो पूरा अपना मतलब मन से स्टार्ट कर रहे हैं, एवरी स्टेज पे वो इन्वॉल्व है, वो पूरा पत्थर जो कटा है और फिर जो बन के लगा है, वो पूरी स्टेज के दौरान दे रिकॉर्ड इट, दे आर हैप्पी अबाउट इट, दे आर एक्साइटेड अबाउट इट। तो वही मेरे को अपनी मतलब फील्ड में ये अच्छा लगता है, नॉट जस्ट इन डेंटिस्ट, आई थिंक इन डॉक्टर्स ओवरऑल, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, एवरीबडी, हमारा इंटेंशन हमेशा ये होता है कि हेल्प करना है लोगों का। तो लोगों का जब तक आप मदद करने के इंटेंशन से काम करेंगे, तो इट विल वर्क आउट फाइन। हियर ऑल्सो यू टेक योर टाइम, डू द आरसीटी इन द राइट मैनर, टेक एक्सरेज, डोंट वरी, बहुत छोटे एक्सरेज हैं, आप नहीं कर रहे उतना एक्सपोज पेशेंट को, तो बस जो फॉलो करना है प्रोटोकॉल आप फॉलो करिए, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट, दोनों को फायदा है, पेशेंट को भी फायदा है, डॉक्टर को फायदा है कि ये दोबारा नहीं आएगा यार मेरे से फ्री होकर चले गए, यू डोंट वांट टू सी योर पेशेंट बैक अगेन, दैट इज द थिंग। द आइडिया इज कि एक बार आपने कर दिया, उस चीज़ को स्टेबलाइज कर दिया, पेशेंट सब फॉलो करे, दोबारा ना मिले। अच्छा, पहले के टाइम में हम देखते थे कि नानी और दादी के दांत सोने के या चांदी के होते थे, व्हाट इज दैट? आज भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो क्या करते हैं, नॉर्मल दांत को निकाल के ही पूरा दांत सोने का लगाते हैं? नहीं, फिलिंग है, वो फिलिंग मटेरियल की तरह है। ओके, इट इज अ फिलिंग मटेरियल, बहुत मैलेबल होता है, गोल्ड के साथ वर्क करना इज नॉट दैट इजी, जैसे हम बाकी मटेरियल के साथ काम करते हैं, थोड़ा कंपैरेटिवली में बहुत इजी होगा। उसमें गोल्ड की वो आती है अपनी सिंगल शीट्स आती है ना, जैसे मैलेबल शीट्स आती है, मतलब जो बहुत आराम से आप शेप कर सकते हो। बोलते हो अपना सोना खुद लेके आओ, ला सकते हैं, they can if they are too interested, but yeah, you have to arrange, you get dental gold separately, there are many suppliers। सोनार पे नहीं मिलता? नहीं, वो सोनार पे नहीं मिलेगा, तो उसकी शॉपिंग अलग जगह है, आप करिए, you get that, and आप
जो स्पेसिफिक दांत में वो चाह रहे हैं आप उसमें करिए. गोल्ड इज स्टिल वेरी कवेटेड, मतलब लोग पसंद करते हैं, आज भी लोग करवाते भी हैं, लोग करते तो भी हैं. फिलिंग करवाते हैं या दांत ही पूरा गोल्ड का होता है, क्या होता है वो? आप पूरा दोनों कराते हैं. आप क्राउन भी पूरा गोल्ड का चाह रहे हैं तो क्राउन ही गोल्ड का बन गया है, Okay. है ना. जो कैप बन रही है वो गोल्ड की कैप बन गई, So वरना it आप is फिलिंग some कराइए. gold की alloy या it is what? या मतलब 22 कैरेट नो gold? 16 कैरेट तक, यू नो Okay. 16 कैरेट तक का वो होगा. बिकॉज अगर वो जितना कैरेट बढ़ेगा उतना डिफिकल्ट टू वर्क विद है, वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. आप अच्छा. फिलिंग करके सेट करना चाहते हैं, यू कोई वांटेड टू सोचे नहीं सेट. मैं 24 कैरेट का बनवाऊंगा, नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. डोंट नो इट, नो प्रॉब्लम, मतलब हो ही नहीं सकता, छोड़िए. Okay. चांदी वाला भैया सिल्वर अमेलगम अब जैसे वो बहुत डिस्करेज हो गया बिकॉज विद टाइम पता चला कि अमेलगम मर्करी पॉइजनिंग उसके साथ एंड गोल्ड में मर्करी नहीं यूज होता? नो. गोल्ड में क्या Gold साथ में में नहीं यूज होगा. होता है फिर? Gold में you'll have different alloys like sometimes you'll have little piece of iron or something to stabilizing, कुछ ना कुछ stabilizing डालेंगे. Okay. Most of it will be gold. जैसे अपने normal ornaments भी बनते हैं गोल्ड के, उसको हार्डन करने का जो प्रोसेस है आप मोस्टली वही सेम प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं. उसके साथ साथ गोल्ड को एक्चुअली अभी थोड़ा सुपरसीड ओवरटेक भी करा है कई चीज़ों ने, वो डेंटल ज्वेलरी ने करा है, राइट. तो आई हैव अ बैचमेट ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम, डॉक्टर कोमल करके हैं सर. शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिस पे मैंने डेंटल ज्वेलरी देखा था. शी इज एन ऑर्थोडोंटिस्ट. उनके यहाँ कैनाइन पे शी हैड अ स्मॉल डायमंड पुट, स्टडेड. या स्टडेड हियर ऑन द कैनाइन. वो पहले तो कहते थे हीरा चाटने से मर जाते हैं. You have heard? उसको बताना पड़ेगा मुझे. बॉलीवुड मूवीज में तो दिखाते थे कि वो हीरोइन कैद है और उसको नागमणि होता था. नागमणि तो डिफरेंट चीज है. दैट इज क्रिस्टलाइज्ड पॉइजन व्हिच हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग. यस. बट डायमंड तो ऐसे दिखाता था, उसने हीरे की अंगूठी चाटी एंड शी इज गॉन. So people do get that also. है ना? अच्छा, मेरी नानी के भी दांतों में ऐसे डॉट्स थी बिंदी गोल्ड की. हाँ. She had put. Yeah. So Aesthetics. वो सिर्फ वो है. इन ओल्डर टाइम्स एक तरीके का साइन ऑफ वेल्थ भी होता था लोगों के पास और एक तरह का सेविंग भी होता था. वन वेरी सैड एंड डिस्टर्बिंग थिंग दैट हैड हैपेंड वाज जो जूस के साथ में यू नो हुआ था बाय हिटलर, राइट, इन ऑशविट्ज एंड ऑल दैट. दे वर परसिक्यूटेड, सो दे वर इन सच अ बैड स्टेट. उनसे सब कुछ ले लिया गया था. वंस दे वर रेस्क्यूड, अ लॉट ऑफ देम हैड गॉट गोल्ड कलर्ड टूथ फिलिंग, लाइक गोल्ड कलर नहीं, मतलब गोल्ड को ही उन्होंने फिलिंग्स बना के अपने दांतों में लगा के इस तरह से अपना थोड़ा थोड़ा वेल्थ अपने पास रखा हुआ था. Oh my God. और उनकी बहुत सारों की स्टोरीज है कि उन इवन जो बहुत फेमस मूवी है शिंडलर्स लिस्ट, दे कॉल इट शिंडलर जूस, लाइक द पीपल ही सेव्ड फ्रॉम हिज साइड. उसमें मूवी में एक सीन है जिसमें एंड में उन सब ने जो अपने गोल्ड फिलिंग्स थी अलग अलग दांतों में रखी थी, ताकि वही तरीका है कि अगर यहाँ से बच पाए तो वो होप का जो एक छोटा रे था कि कॉन्सेंट्रेशन कैम्प जगह से अगर हम बच पाए तो हमें नई लाइफ अगर स्टार्ट करनी तो उसके लिए हम लोग अपना ही, दिस इज हाउ एक्सट्रीम इट वॉज. एंड टू से थैंक यू टू हिम, उन्होंने कई अपनी गोल्ड फिलिंग्स निकाली टूथ की एंड दे मेड अ रिंग आउट ऑफ इट, अ गोल्ड रिंग विच दे गेव टू शिंडलर as an appreciation for saving them. So मतलब गोल्ड की फिलिंग्स का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, बहुत पुराना हिस्ट्री है. यू नो इट हैज़ बीन एसोसिएटेड कि आपका स्टेटस के साथ में भी, कि अमीर लोग ही गोल्ड लगवा रहे हैं, एक स्टेटस हो गया कि गोल्ड के दांत है. रैपर्स आज के टाइम में है ना, लाइक इन द वेस्ट इफ वी सी अ लॉट ऑफ रैपर्स, उनके आप देखेंगे पूरे दांत में वो विनियर्स और वो क्राउन्स लगवाते हैं जिसमें पूरा डायमंड होता है या पूरा गोल्ड होता है, यू नो, या सिल्वर होगा, वो पूरा लगवाते हैं, है ना, सेटअप. तो वैसे भी है वो, उस तरीके से भी यूज हो रहा है. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेटस, लाइक आई हैव सो मच मनी दैट इवन माई टीथ आर गोल्ड, राइट. एंड देन यू हैव दिस साइड ऑल्सो दैट देयर आर पीपल हु डिडंट नो एनी बेटर बट वांटेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ मनी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन और फॉर देम टू हैव अ चांस एट लाइफ. दे ऑल्सो यूज टू हैव gold fillings. So gold filling has evolved with time, it has changed, and yeah, today also people go for it, but now it's more aesthetic. देखने में बढ़िया लग रहा है, करवा लो, तो अपनी चॉइस से लोग करवाते हैं. अब जैसे मतलब वो स्माइल करिए, वो टिडिंग वाली जो स्माइल आती है कि वो शाइन करा, तो वो विद दैट डायमंड स्टड, लाइक यू नो यू विल गेट. और भी बहुत चीज़ें हैं. अब क्योंकि हम एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेंटिस्ट्री की बात कर रहे हैं, देयर इज वन कॉमन प्रॉब्लम इन इंडियन मेन, दैट इज वो जर्दा खाने की वजह से दांत पे स्टेन्स. यूपी बिहार में बहुत ज्यादा है, अपने यहाँ दिल्ली में भी बहुत ज्यादा है, और तंबाकू के, है ना. तो Yeah. उसके लिए डेंटिस्ट कुछ कर सकता है क्या इफ समबडी हैज दोस स्टेन्स? इट टेक्स टाइम. हमें सेटिंग्स शायद 1 या 2 लगेंगी. 2 सेटिंग्स में हो जाएगा. हाँ, 10 साल का 10-20 साल के पाप धुल जाएंगे. धुलेंगे. हमारी कमर भी टूटेगी. इसलिए तो डेंटिस्ट को ये होता है ना कि यार मैं 50 साल की उम्र तक रिटायर कर जाऊं, क्योंकि तब तक मैं बैठने लायक नहीं रहूंगा, बिकॉज आपकी बैक इज जस्ट गोइंग टू ब्रेक नो मैटर हाउ ergonomic your chair is. And neck also, because you are constantly bending your neck and bending, yeah. So what you can do there is कि बिल्कुल आपको दिखेगा, जैसे अपना बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर अपन ने चौक से लिख दिया और फिर अपन उसको मिटा रहे हैं, तो हमें दिखा क्या वाह बढ़िया साफ होता जा रहा है, ये असली काला रंग है जैसे इसका. तो दांतों में जब ये इतना टाइम खाते हैं, वो रेड कलर का या उस तरह का स्टेनिंग होता है, पूरा रेडिश टाइप का होगा वो. उसमें जैसे जैसे आप साफ कर जाओगे तो आपको वो फीलिंग आएगी जैसे आप ना इरेजर लेके
साफ कर रहे हो। होता है इतना साफ, मुझे तो लगता है अंदर Yeah. तक घुस गया है कलर क्या। हाँ, बहुत साफ होता है। तो दिखने में लगेगा कि ये तो मतलब इवन कई बार पेशेंट आता है वो कहेगा कि साहब मैं तेरा ना, मेरा तो शायद कोई दांत बचा ही नहीं है सही, शायद सब में ही नस का इलाज होगा या शायद ना सब में ही फिलिंग होगा या ये होगा। वो ये सोच के आए होते हैं क्योंकि उनको भी यही लग रहा है कि मेरे तो दांत अब ऐसे ही दिखते हैं, यही है मेरे दांतों का अंदर रंग, तक ही ऐसे सब यही है, डीप तक यही हाँ कलर है। यही कलर होगा। बट हम साफ करने लगते हैं और हम एक दांत जब साफ करते हैं, स्क्रैप करना पड़ता नहीं इस वही सेम अल्ट्रासोनिक स्केलर, अल्ट्रासोनिक से हो जाता है। अल्ट्रासोनिक से हो जाता है। उसमें जेट रहता है पानी का ना स्केलर पे, सो ये वाइब्रेशंस हो रही है यहाँ पे, वो लगातार पानी डिस्पेंस कर रहा है एट द टिप। तो उससे धीरे धीरे आप जब साफ करते हैं, इवन विद वन सिंगल टूथ जो उसके बगल वाला है, ये इसको लाल छोड़ दीजिए, इसको साफ करेंगे, बिल्कुल सफेद जो ओरिजिनल उसका रंग है वो आ जाएगा। 20 साल का खाया हुआ पान वो साफ हो गया। ओह माय गॉड, दिस इज सच अ मोटिवेशन। वो साफ हो गया और उसके बाद हम लाइक आई विल स्टॉप एंड आई विल टेक अ फोटो ऑफ इट, उसको दिखाएंगे कि साहब ये आपका असली दांत का रंग, ये आपका ये रंग। तो उनको उस पूरी सफाई के बाद ना रियलाइज होता है कि हमारे दांत तो ऐसे ही दिखते हैं अभी भी। और जब ये रियलाइज हो कि इसमें कई सारे दांत मेरे अभी मतलब वैसे खराब नहीं हुए, पूरी तरह नस का इलाज का जरूरत नहीं पड़ रहा है अभी, देन वो थोड़ा मोटिवेट होता है कि हाँ। तो हम लोग समझाते हैं कि आप प्लीज ये सब या तो अब छोड़ने को तो आप बोलते रहो, बट तो फिर वैसे हो जाएंगे, वो फिर वही होगा, वो नहीं छोड़ेंगे। तो अब या तो उनको ऑप्शन थे कि आप पहले सब फर्स्ट इसकी छोड़ दो, सेकंड इसकी अब ये देख रहा है ये पहले और बाद का, तो बिफोर आफ्टर देखने के बाद में बोलते हैं कि अब आप कम से कम या तो साल में एक बार आगे सफाई करा लो। और नहीं ये ऑप्शन मत दो जब इतनी गदन थोड़ी है ना। हाँ नहीं मतलब दिस हर शुड बी मोटिवेशन इन इटसेल्फ कि तुम्हारे 20 साल के पाप धो दिए, Yeah. आप तो छोड़ दो। I had a friend and I'm not even kidding you, he came, he told me कि यार मेरा ना बहुत बुरी हालत हो गई है और मेरे को तो पक्का यकीन है यार, मेरे तो कई सारे दांत चले गए हैं। मैं बोला यार अभी तो तू यू आर स्टिल यंग, ऐसे कैसे सारे दांत चले गए, और चल तू बैठा हुआ है अपनी फोटो भेज, ही सेंड मी फोटो, बहुत काले काले थे। मैं कहा यार तू सफाई करवा, तेरा ठीक हो जाएगा। कह रहा नहीं यार सफाई नहीं तो देख नहीं रहा, काले पड़ गए हैं और ये तो निकलेंगे, या तो फिर इसमें तो देख लियो या ऊपर से टोपी लगानी पड़ेगी, हाँ, इतने गंदे दांत है साफ। अब वो वापस आया एंड he came with his fiance to the clinic। मैंने उसके में आई थिंक 45-50 मिनट्स मैंने सिंगल सिटिंग करा, ब्रेक दे के 50 मिनट में उसका सारा क्लीनिंग खत्म हुआ। 28 दांत आपने 50 मिनट में? It took 50 minutes and with little breaks in between। बाकी टाइम मैं उसको लगातार ही कर रहा था। अगर कुछ भी जैसे प्रॉब्लम होता है, we tell them कि आप हाथ ऊपर कर लीजिए and we'll give them a break, but continuously मुंह भी तो इतनी देर खुला रहता है तो ब्रेक देते रहे। बट 50 मिनट्स में वो हुआ एंड द मोमेंट वी वर डन एंड हिज फियांसे सॉ हिम लाइक एंड शी वेंट इनटू टीयर्स, उनके आंखों में आंसू आ गए। क्लिनिक के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होता। मैं ही आया था बीच में कि नहीं यहाँ नहीं, वेट करो क्लिनिक के जस्ट बाहर, यू कैन गो, देयर इज प्लेस टू सिट, do your public display of affection there। So no, she went like because वो convinced थी कि यार क्या हालत है ना, and she just started like उसको वो रोने लग गई कि यार this is how you look, this is your real look and look how you were looking before। तो वो चीज है कि जब वो वाला मोटिवेशन आया तो ऐसे, and these are educated people also। अब लोग ये बोलते हैं ना कि यार नहीं वो गांव का बंदा हो, ऐसा नहीं है, गांव वालों को भी बहुत कुछ आता है, कई चीजें उनकी फंडे हमसे कई चीजों में बेटर भी हैं, और कई बार जो बहुत पढ़े लिखे और अच्छी बड़ी डिग्री वाले लोग भी होते हैं उनको कई चीज़ें नहीं पता होती हैं। एंड इसलिए इवन थ्रू दिस मीडियम जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वो यही ट्राई कर रहे हैं कि हर तरह का जो इंसान है ना वो ये चीज़ को समझे कि आप भले कहीं देर जाते हैं, देरी से आप काम करा रहे हैं, बट आप काम ज़रूर कराइए, आप धीरे धीरे सफाई पे ध्यान दीजिए, आप दांतों पे ध्यान दीजिए। ये चीज़ें कई जो आपको लग रही कि बहुत ख़राब हो गई और उस डर से कि अब इसका इलाज क्या होगा, कितनी बार जाना पड़ेगा, क्या खर्चा आ जाएगा, उस वजह से जाना ही नहीं, उसके बारे में पता करना ही नहीं, वो ज़्यादा नुकसान देता है। सो बेटर टू गो एंड देन सी योर प्री एंड पोस्ट रिजल्ट्स एंड इफ somebody is lucky enough they might get a case out of it right। So yeah, it's positive because that person has now become more aesthetic। वो काला पानी देखा कि हाँ यार ठीक है, looks good, that's my fiance, so now ठीक है, कर अब तो शादी भी करूंगी। ऐसे नहीं बोलेगा, रिक्शे वाले से कर ली glorified वाला। So yeah, what is the cost of this treatment? मतलब anybody who has, I think many people have, and उनको ये लगता है यार दांत घिस ही देंगे क्या या क्या करेंगे, घिसे तो है नहीं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस हैं। तो what is the cost? स्टेन्स और कैलकुलस के डिपॉजिट पे डिपेंड करता है। आपका 1000 से लेके की सिटिंग है, वो वहाँ आपका 2500 3000 समवेयर अराउंड दैट, एंड बहुत मिनिमम स्टेनिंग है, मिनिमम आप डिपॉजिट्स हैं, बट हैं मिनिमम है बट है। तो उसमें ग्रेड्स होते हैं हमारे, ग्रेड 1 2 3 करके होता है कि वो दांत के कितने सरफेस को वो कवर कर रहा है, स्टेन और कैलकुलस। अगर पूरा ग्रेड 3 मतलब पूरा सरफेस ही पकड़ा हुआ है तो एवरेज इंडिया में कॉस्ट 2000 तो होगी उसकी सफाई की। बट अगेन जो भी आपके डेंटिस्ट हैं जब वो देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं इतना डिपॉजिट नहीं है, ग्रेड 1 है, कम है, डिपॉजिट्स हैं बट बहुत कम है, तो इवन 1000 रुपीज 750 रुपीज ऑल्सो पीपल डू इट बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर ऑनेस्ट इनफ टू टेल कि यार हाउ मच वर्क आई हैव डन। अगर मैंने एक पेशेंट की सफाई में 15 मिनट लगाए हैं या 10 मिनट लगाए हैं,
उसका कॉस्ट 50 मिनट वाले जैसा सेम तो नहीं हो सकता। तो दैट रेंज इज फ्रॉम दैट 1000 to 3000 के बीच में जनरली हो जाता है। अच्छा, इन सम पेशेंट्स आई हैव सीन कि जैसे दांत है एंड देन उसमें ग्रूव्स रहते हैं ऐसे रिजेस टाइप, वो उसमें स्टेन है, व्हाट इज दैट? वो आई थिंक एरिया मिल गया ना उसको रुकने का, वो वेयर एंड टेयर से फ्लैट होगा आपका आगे वाला पार्ट भी। और ये जो मेम्ब्रेन्स बोल रहे थे हम, ये पूरा पार्ट ये उसी से। इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, जो घिस गया हो तो खत्म, घिस ही गया, वो घिस के ही फ्लैट हो गया, स्मूथ होगा। और ये फ्रंट में जो ऐसे लाइन आती है, जैसे पूरा दांत स्टेन नहीं होगा, कहीं के ऐसे बस दो सिंगल तीन लाइन में आता है। हाँ, दो लाइंस हो गई। जी जी जी। तो वो तो मेरे को लगता है दांत भी कमजोर होता होगा क्या? और वो चाय कॉफी वाला भी है उसमें एंगल, क्योंकि वो स्टेन जो है वो ऐसी जगह पे रुकता है। अब वो जो लाइन है, उस लाइन पे अगर हम उंगली से तो पता कभी नहीं चलेगा, बिकॉज वो बहुत फाइन है। तो अगर कोई प्रोब जैसे होता है हमारा, एक मेटल का आएगा, उसमें आगे छोटा सा एरिया होता है, उसको आप लगा के देखेंगे ना, द मोमेंट यू रन इट ऑन द टीथ, आपको पता चलेगा कि ये लाइन जो है बाकी दोनों आसपास के दांत से नीचे है, लेवल इसका। इसलिए वो छोटा सा एरिया जो मिला है, और वो हार्डली कितना होगा, 0.2 मिलीमीटर्स, 0.1 मिलीमीटर, वेरी स्मॉल, नियरली नेग्लिजिबल। तो उसमें या तो आप पॉलिशिंग करके उसको जस्ट फ्लैटन आउट कर दीजिए। तो उसमें मतलब कोई कोटिंग लगा दीजिए? हाँ, उसमें आपका नहीं, वार्निश नहीं, उसमें अपना ओरल प्रोफाइलैक्टिक पेस्ट आता है एक। तो ओरल प्रोफाइलैक्टिक पेस्ट आता है, उसको आप लगाइए। कितना टाइम रहता है? नहीं, वो इमीडिएट आप करेंगे उसको। नहीं, आप इमीडिएट तो कर दोगे, बट वो रहेगा बिकॉज यू हैव फ्लैटेंड इट। क्या हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने बाद निकल, मतलब नहीं दोबारा निकल जाएगी? नहीं, कोटिंग नहीं कर रहे हैं आप इसमें भी। आपने बस उस पेस्ट को यहाँ पे ऊपर लगाया, फिर आपके पास एक बर सेट आता है, वो स्पेसिफिक बर आता है एक, वो जो सिर्फ दांत की पॉलिशिंग के लिए होता है, सफाई के बाद। उससे आपने फिर पकड़ के उसको धीरे धीरे पॉलिश करके स्मूदन आउट कर देना है। तो जितना स्मूथ हो जाएगा सरफेस, उतना कम स्टेन्स को वहां पे अटकने का मौका मिलेगा। सो दैट इज द गोल। तो पॉलिशिंग, ऐसे केसेस में हम लोग हमेशा पॉलिशिंग करते हैं आफ्टर क्लीनिंग। बट अगर जैसे ये वाला नहीं है इशू, तो आप सिर्फ क्लीनिंग करके भी आप फ्री कर सकते हैं, आपको पॉलिशिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में ही आई थिंक आजकल लिप्स के लिए भी यू डूइंग समथिंग, में लिपस्टिक परमानेंट आप दे रहे हो? हाँ, परमानेंट लिपस्टिक बहुत कुछ होता है। सो अब for adults, cosmetic dentistry has come out like a proper new branch now, I'll say, क्योंकि पहले तो cosmetic dentistry एक तरीके से dental course का पार्ट नहीं है in terms of syllabus, है ना। cosmetic dentistry oral surgeons मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक करते हैं, और कुछ enthusiasts जो बाकी स्पेशलिटी के हों वो भी करते हैं। तो दे हैव लाइक बोटॉक्स, है ना, बोटॉक्स एंड लिप फिलर्स होते हैं, लिप लिफ्ट होता है। फिर कुछ में ये होता है कि मेरे होठ जो हैं काले पड़ गए हैं। कभी कभार स्मोकिंग इज़ द रीज़न, कभी कभार मिलानिन कंसंट्रेशन ही बॉडी का हाई है, तो मिलानिन ज़्यादा है तो वैसे ही उसका कलर डार्क हो रहा है। बट उनको चाहिए नहीं यार, मेरे को मेरे लिप्स ना पिंक ही चाहिए। उसमें लिप टैटूइंग करके एक तरीके का होता है, वो जो डेंटल क्लिनिक्स में करते हैं, कई स्पेशलाइज कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करने वाले डेंटिस्ट करते हैं उसे। एंड सो दे विल गिव यू अ शेड, यू विल सेलेक्ट फ्रॉम अ ब्रोशर। एंड आई हैव अ डाउट ऑन दिस, अगर किसी के डार्क है लिप्स, लाइक थोड़ा ब्लैकिश उसमें टिंड है, तो उसमें पिंक कलर चढ़ेगा कैसे? तो जनरली क्या है, लिप में वो इन्वेजिव हो जाता है। अब इन्वेजिव अपन अगेन टैटूइंग इज वेरी एक्सट्रीम, मतलब दैट इज द लास्ट ऑप्शन एंड टू अ पेशेंट जिसके में हमें और कोई तरीका काम नहीं करा है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था वो कोकोनट ऑयल वाला था, वो एक तरीका है। थोड़ा पर्टिकुलर सनस्क्रीन टाइप जो आती है SPF 30 अबव, तो क्या होठों के लिए कोई अलग आती है? हाँ, लिप्स के लिए आती हैं। फिर लेज़र होता है ना, डेंटल लेज़र होता है, तो लेज़र से भी हम करते हैं। तो लेज़र में आप इसको पूरे टिश्यू को ना बर्न कर दीजिए, ठीक है। इन्हें बर्न करेंगे तो जो नया टिश्यू आएगा वो ज़्यादा लाइटर कलर का और पिंकिश आएगा, राइट। सो दैट इज, दीज आर वेज ऑफ काइंड ऑफ डीलिंग विद ये जो मेलानिन की पिगमेंटेशन हो गई, जो कालापन हो गया है, ये उसको रिवर्स करने के तरीके हैं। पेनफुल बर्निंग द टिश्यू विद लेजर? आप एनेस्थीसिया के अंडर करेंगे इसे, और जब लोकल एनेस्थेटिक के अंडर एनेस्थीसिया का असर जाएगा तब जलेगा तो है ही? इतना नहीं, बिकॉज आप उसके साथ में जेल्स भी देंगे पेशेंट को लगाने के लिए, टॉपिकल एनेस्थेटिक जेल्स होंगे, पेशेंट वो लगाएंगे, और इन केसेस में हीलिंग बहुत अच्छे से होती है। लेज़र जो अपन यूज़ करते हैं, मतलब आप मानिए ट्रेडिशनली इवन फॉर, जैसे अपन दांत निकाल रहे होते थे, या कभी कभार टंग जो होती है वो टाई होती है, नीचे से एक अटैचमेंट होता है, तो टंग पूरी ऊपर तक नहीं जाती, तो उनको पहले ब्लेड से कट करते थे ज़्यादातर। नाउ नहीं करते, अपन कॉटरी करते हैं। लेज़र के साथ में आप उसको कट करिए, वो टिश्यू बहुत अच्छे से हील होता है, ब्लीडिंग नहीं होती ज़्यादा, हीमोस्टैटिक रहता है, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती, खून ज़्यादा नहीं निकलता, हीलिंग बहुत फास्ट होती है कंपेयर टू अ ब्लेड, जब अपन ने ब्लेड से कट लगाया। तो लेज़र भी एक थेरेपी है, लेज़र थेरेपी यूज़ करते हैं, बहुत एविडेंट है। आई मीन इवन फॉर आइज लेसिक करते हैं, राइट। सो जस्ट लाइक दैट लिप्स के लिए भी है वो, और लेज़र से काफ़ी टिश्यू जो है रिवर्सल होता है फ्रॉम द मेलानिन प्रॉब्लम्स। उसके बाद में जो फुल एंड फाइनल ऑप्शन है वो लिप टैटूइंग भी है। एंड देन यू हैव कॉस्मेटिक्स में, जैसे वी वर डिस्कसिंग, यू हैव बोटॉक्स, लिप लिफ्ट इज, तो ओरल सर्जन्स जो है वो लिप लिफ्टिंग आपको बोलेंगे, लिप फिलर्स नहीं बोलेंगे।
ओके। लिप फिलर्स में अगेन आपने बोटॉक्स या फॉरेन जो है ऑब्जेक्ट आपने इंजेक्ट किया है, लिप लिफ्ट इज लाइक अ सर्जिकल प्रोसीजर, तो उसमें हल्का सा वो अटैचमेंट ही उसका ऐसा कर देंगे कि वो ऐसे लिफ्ट लगेगा लिप में, तो वो फुलनेस ऑफ द अपर लिप आएगा। बिकॉज इन फीमेल्स व्हाट हैपेंस विद एज, एज एज प्रोग्रेसेस द अपर लिप बिकम्स शॉर्ट, छोटा हो जाता है, पतला दिखने लगता है वो, तो वो जितना पतला दिखेगा उतनी एज ज़्यादा दिखती है देन जो एज हो एक्चुअली। तो फुलनेस ऑफ द लिप, अपर लिप को मेंटेन करने के लिए दिस इज वन वेरी गुड मेथड विच इज लिप लिफ्टिंग। उसके सिवाय अब तो डिम्पल्स भी बनाते हैं लोग, सो कई बार आता है कि हमारे डिम्पल नहीं है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, प्लास्टिक ओरल सर्जन्स, सो ओरल सर्जन्स एंड प्लास्टिक सर्जन्स आइदर, राइट, एंड दे आर लाइक अ टीम। जैसे लॉट ऑफ टाइम्स you'll see प्लास्टिक सर्जन का सेंटर होगा, there will be like a group of or a team of plastic surgeons with them, and they will also have an oral surgeon, maxillofacial surgeon with them as a part of the team. So हमारे साइड से from dentistry, oral maxillofacial surgeons are the one who specifically do most of the cosmetic dentistry, right? दाने हो जाते हैं, या जैसे बचपन में during teenage, right, where secondary sexual characters are developing, lot of times people have acne, तो उसके वजह से गड्ढा 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 रह जाता है, कई बार वो नहीं पसंद आ रहा है, the person is going to get married, you know, and they come like both guy and girl, they like यार नहीं अच्छा लग रहा है, इसको ठीक करना है, तो उसमें भी PRP की अपनी थेरेपी होती है जिससे पूरा फिल आउट हो जाता है और काफ़ी अच्छा स्मूथ और शाइनी स्किन हो जाएगा उसमें। सो स्किन केयर के हिसाब से भी, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज साउथ कोरिया, राइट, साउथ कोरिया के वो आते हैं कोरियन आपके प्रोडक्ट्स आते हैं स्किन केयर के, दे आर एक्सेप्शनल, लाइक दैट पर्टिकुलर एरिया सेओल, राइट, इज लाइक वहाँ पे जैसे इस्तांबुल में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए होता है, बहुत सारे मिलते हैं, आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव दे आर, जेन्युइन भी है कि नहीं है। वहीं से कोई आ रहा हो डायरेक्ट सेओल से, दे आर वेरी गुड कोरियन प्रोडक्ट्स, स्पेशली हेल्थ केयर में। तो ऐसा क्या फेशियल प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पे तो हियालुरोनिक एसिड और ये एलोवेरा होता है बेसिकली, तो ये एलोवेरा और इन सब का ही है खेल, एलोवेरा, कोकोनट ऑयल्स, अलग क्या मतलब, देयर इज अ फुल इंडस्ट्री फॉर इट बिकॉज दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द एस्थेटिक्स ऑफ द फेस एंड दे वांट दिस पर्टिकुलर आर्क टाइप की चेहरा ऐसा ही दिखे, ये एरिया पतला हो, थोड़ा पॉइंटी हो, तो उस वजह से एक तो प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी जो हड्डियों की सर्जरी होती है ऊपर और नीचे के जबड़े की, वो वहाँ पे बहुत, वो पार्ट ऑफ टूरिज्म है, मतलब आपका पैकेज बनेगा, आप हफ्ते भर वहाँ पे हैं, आप घूमेंगे भी, बीच में आपका ट्रीटमेंट भी होगा क्लिनिक पे, तो इट्स लाइक इंटीग्रेटेड, उनका सिस्टम इंटीग्रेटेड है कि भाई ये आए बंदा, ये घूम के फिर के अपना पूरा इलाज यहाँ पे करा के जाए, तो वहाँ के बट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो रियली गुड। वी हैड मतलब मैंने कोर्स किया था जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, डॉक्टर स्टीफन चू हैड कम फ्रॉम साउथ कोरिया, तो हम एक टेक्निक सिखाने के लिए आए थे, तो वी डिस्कस्ड विद हिम अबाउट दीज थिंग्स एज वेल, कि साउथ कोरिया में वो कल्चर है ऑर्थोडोंटिक्स के साथ में, क्योंकि हम अगेन चेहरे के साथ ही काम कर रहे हैं, तो कई बार प्लास्टिक सर्जन और ओरल सर्जन के साथ भी हम चीज़ें प्लान करते हैं। कई बार पेशेंट होता है कि हाँ मेरा ब्रेसेस हो गया, मेरा अलाइनमेंट, मेरा स्माइल बहुत बढ़िया हो गया, अब मुझे डिम्पल भी चाहिए, तो अब डिम्पल, ठीक है डिम्पल मैं कहाँ से ला के दूँ, तो फैलते ही जा रहे हैं वो डिमांड पे डिमांड की, राजा साहब को अब ये चाहिए, राजा साहब को वो चाहिए, तो लाइक अब डिम्पल चाहिए, तो कॉल दो ओरल सर्जन की भाई आओ इसको डिम्पल बना के दो, वो भी हो जाता है, इट्स जस्ट लाइक एक छोटा सा नॉट टाई करते हैं, सूचर लगाते हैं और वो बन जाता है। सो एस्थेटिक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री नाउ इन एडल्ट्स is something that is now coming out as its own branch kind of a thing, because बहुत वेग है, आपके स्पेसिफिक अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे तो देर आर नो ट्रेनिंग और नो करिकुलम एज सच कि कैसे करना है, आपके इसके कोर्सेज हैं, बोटॉक्स के आप अलग से कोर्सेज अटेंड करिए या फेलोशिप्स कहीं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में फेलोशिप जाइए, बट अभी इंटीग्रेटेड नहीं है विद द रेगुलर सिलेबस एंड टीचिंग्स, सो people should be very careful where they are going to get it done, are they getting it done from a certified dentist or not, तो वो सोच समझ के जाना चाहिए। कई बार ग्लोरीफाइड पार्लर्स में भी ये सब हो रहा होता है, तो अवॉइड दैट, डोंट गो इनटू दैट, यू शुड प्लास्टिक सर्जन, बहुत बोटॉक्स का तो और भी इश्यूज है ना, वो फट भी सकता है, ज़्यादा कर दिया तो बहुत अजीब माइग्रेट कर जाता है, बिल्कुल माइग्रेट कर गया था, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सो इट हैज़ टू बी डन अंडर सुपरविजन। आप जब भी किसी का अगर वो देखेंगे, बहुत ब्रीफली मैं बताऊँ तो I attended once, मतलब I've never done it, I won't be doing it, मेरा क्योंकि मैं तो पूरा अपना ब्रेसेस और अलाइनर में बहुत खुश हूँ वही काम करके, हालांकि बट लॉट ऑफ पीपल गो एंड डू इट, तो उसमें वो लोग ना सर्जन्स पूरा आपको मार्किंग्स बताएंगे, एक एक जो मेन पॉइंट है एनाटॉमिकली जो सिग्निफिकेंट है, हड्डी और मसल्स का जो हमें अंदर तक का नॉलेज है, उसके हिसाब से वो आपके मार्क्स बनाएंगे, उन मार्क्स और स्केच मार्क्स के हिसाब से कहाँ कहाँ कैसे करना है, दे विल वो इंजेक्ट वैसे ही करेंगे उसको और उतने ही अमाउंट में करेंगे, सो दैट इज द सेफेस्ट वे कि आप एक प्लास्टिक सर्जन या ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो सर्टिफाइड हैं और जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिर्फ जा रहे हैं कॉस्मेटिक कराएं, तो ऐसे इंसान के पास ही जाइए। फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में पढ़ते थे, डेंजरस एरिया ऑफ फेस, क्योंकि वहां से डायरेक्ट ब्रेन में इन्फेक्शन ट्रैवल करता है, बिल्कुल। कैवेंडिश साइनस कितना पास में तो डर लगता था, कैवेंडिश साइनस तो बड़ा बहुत ज्यादा वो लगता था, हर क्वेश्चन में ये तो पूछ लेंगे, वहां तक कुछ ट्रैवल कर गया तो इट्स जस्ट गोना रीच योर ब्रेन एंड
हम लिप कलरिंग पे बात कर रहे थे, तो ग्लूटाथियोन का भी कुछ रोल है क्या यस, उसमें? ग्लूटाथियोन का है। जैसे जितने भी आप ये देखो, काजोल को आपने अगर नोटिस करो एक्ट्रेस को, सो शी वाज आई विल से ब्राउन, थोड़ा ब्राउन टू डार्क स्किन. यू लुक एट हर नाउ, she's white So somehow. this is also These coming are all under therapies. dentistry. Yeah, so these are all therapies. Glutathione therapies ही यही So सारी. dentists are doing this. No, this is not like she's going to a specialist for that, but even in lips I was saying कि we can go Okay. and do that because Okay. ये सारा है क्या, ये जो So पूरा you कलर का है. inject here, or what do you do with glutathion? You Or can do give you can do oral? gels. You can do gels. Gels अच्छा, are glutathion के gels, gels they भी work? आते हैं. They get absorbed? Yeah, they get absorbed. Topical तो अपने आप माउथ में या लिप्स में आप जो करेंगे सब कुछ असर करता है टॉपिकली. Okay. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है टॉपिकली. एंड अगेन इस द आइडिया इज कि आप मिलानिन पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहे हैं. जितना मिलानिन पिगमेंटेशन ज्यादा है उतना वो काला और डार्कर होता जा रहा है. जितना मिलानिन पिगमेंटेशन कम है उतना वो वाइट या लाइटर स्किन होता जा रहा है. तो दैट इज द सेम, द कॉन्सेप्ट एंड द आइडियोलॉजी इज द सेम बिहाइंड बोथ ऑफ देम. कि वो स्किन कलर को भी आप चेंज कर रहे हैं तो उसी तरह से आप लिप को भी काफी हद तक रिस्टोर कर सकते हैं. तो अगर वो सिर्फ मिलानिन पिगमेंटेशन से, अगर वो किसी हैबिट्स की वजह से है तो देन काउंसलिंग टू रिमूव द हैबिट एक वो होना चाहिए. और उसके साथ में फिर हम अगेन जैसे मैंने बताया था कि पहले बेसिक चीज़ें हम करें, देन वी कैन गो फॉर लेजर, एंड इन द लास्ट वेरी लास्ट ऑप्शन इज लिप टैटूइंग वाला जो था, या लिप फिलिंग या कलरिंग जो था, उस तरीके से कर सकते हैं. ओके. अच्छा, डेंटल इम्प्लांट जो है जी. उसमें भी क्या बहुत सारे तरह के इम्प्लांट्स हैं? जी. क्या क्या तरह के इम्प्लांट्स हैं और क्या प्राइसिंग क्या पड़ती है? एंड ऑल्सो ब्रिज कब लगाना है और इम्प्लांट कब लगाना है? ओके, सो इम्प्लांट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इन टर्म्स ऑफ जब भी आपका कोई दांत है जो गायब है, या तो है ही नहीं, वहाँ मिसिंग है दांत, या सिर्फ जड़ रह गई है दांत की, तो आप बचा नहीं सकते उसको. आपने देखा, जैसे मैंने बताया था, पोस्ट एंड कोर करके एक चीज़ होती है. आप पोस्ट एंड कोर भी नहीं कर सकते. आपके एंडोडोंटिस्ट ने बोला ये कुछ नहीं हो सकता है इसमें, ये निकलेगा, सैल्वेजेबल नहीं है, इसको नहीं बचा पाएंगे. उसकी जगह बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑप्शन इज इम्प्लांट. क्योंकि एक तो इम्प्लांट का ये होता है कि जो भी आपके स्क्रूज आते हैं इम्प्लांट्स के, मोस्ट ऑफ देम आर कोटेड, इनकी कोटिंग होती है, वो हाइड्रोक्सीएपेटाइट करके क्रिस्टल्स होते हैं. तो वो सेम क्रिस्टल है जो हमारी बॉडी में फाइंड किया जाता है कभी भी हमारा खेलते हुए या कभी कुछ करते हुए. जैसे हड्डी टूटती है, हम प्लास्टर पहनते हैं तो हड्डी जुड़ती है वापस, क्योंकि हम उसको इमोबिलाइज कर दिए, वहाँ पे एक ही जगह पे स्थिर रखे हुए हैं. तो यही हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो उस जगह पे जाके हीलिंग कॉज कराते हैं. राइट, इंजरी के बाद फर्स्ट एक्शन इनका हो रहा है, एंड देन अपने जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वैसा होगा. जस्ट लाइक दैट इसमें भी वही है. तो आपका हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल ने कोट करा हुआ है, आपने बोन के अंदर उसको ड्रिल करके जैसे ही डाला, अब बोन को लगता है ये तो मेरा पार्ट है, बिकॉज ये हाइड्रोक्सीएपेटाइट तो मेरे पास है, मेरे अंदर है, ये यहाँ पे यानी चोट लगी है, तो वो जाएगा एंड इट विल अटैच इटसेल्फ. तो जस्ट लाइक अ स्क्रू, जैसे इंडेंटेशन होती है स्क्रू में, छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, उसमें पूरे में ऐसे हो जाके यूं पकड़ लेगा उसको. उसको बोलते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन. यानी आपका हड्डी और इम्प्लांट इंटीग्रेट हो गए, एक बन गए हैं. इसलिए उसका लाइफ लॉन्ग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक मोर देन 90% टाइम्स वो लाइफ लॉन्ग ही रहता है. तो ये जो स्क्रू है ये मेटल के होते हैं? टाइटेनियम. टाइटेनियम. तो इसको भी हम किसी ऐसे हाइड्रोक्सीएपेटाइट मटेरियल टाइप का नहीं बना सकते? नहीं, इट्स अ कोटिंग. हाइड्रोक्सीएपेटाइट इज अ कोटिंग. So why can't स्ट्रक्चरल the whole इंटीग्रिटी, screw be बिकॉज द of स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी विल नॉट बी दैट गुड जो Okay. आपकी टाइटेनियम में आपको आ रही है. Okay. वीक होगा वो, वो निकलता नहीं है टाइटेनियम का स्क्रू? नहीं निकलेगा. ये एक बार आपका लग गया, हड्डी उसके में बाद drill हो गया. हड्डी में एक बार, एंड देन आप उसको छोड़ देते हैं. आपने उसको लगा दिया, ऊपर से आपने सूचर कर दिया, टाका लगा दिया, मसोड़ा बंद हो गया, हील होके पता भी नहीं चलेगा अंदर स्क्रू पड़ा हुआ है. Okay. और उसको और इसमें भी नर्व को सुलाना, मतलब डेड है करना नहीं, पड़ता है है? ही नहीं, दांत ही नहीं ना. अच्छा. हम तो रिप्लेस कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास दांत है ही नहीं, तो वो नर्व अपने आप खत्म हो चुकी होती है? नर्व है ही नहीं, दांत निकल गया, उसके साथ नर्व जा चुकी. अच्छा, चले जाती है. या Okay. so you have like one major nerve and you have small branches of this main nerve जो इन दांतों में जा रही है. तो अगर दांत गया तो उस दांत से जो अटैच नर्व है वो भी जा चुकी है. Okay. इट इज नॉट देयर और वो एनीमोर. स्क्रू मेन नर्व को इम्पिंज नहीं करता? नहीं, बिल्कुल वो आपको ध्यान देना है. तो हम लोग जब भी इम्प्लांट करते हैं, इम्प्लांट कभी भी आप डायरेक्टली नहीं, मतलब डायरेक्टली लगाने की बात मैं कह रहा हूँ कि उसमें एक सीबीसीटी करके स्कैन होता है. Okay. जैसे सीटी स्कैन होता है, अपना 3D स्कैन है. सीबीसीटी इज कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी. तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट है देन सीटी, बट द आइडिया इज द सेम कि लेयरिंग से वो पिक्चर बनती है उसकी एक्सरे की. तो 3D रिकंस्ट्रक्शन होता है पूरा. तो 3D रिकंस्ट्रक्शन में एक आपको विड्थ पता चल जाता है कि हड्डी कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है. तो उसके हिसाब से आपका स्क्रू, अच्छा चौड़ी लंबी और ये किस एंगल पे है ऐसे. सो उसके हिसाब से आपका स्क्रू का क्या एंगल होना चाहिए, विच इज द आइडियल प्लेस की स्क्रू, अच्छा किस हाइट का होना चाहिए स्क्रू, स्क्रू का जो हेड हो वो किस विड्थ का हो, किस चौड़ाई का हो. ये सब कुछ आप उन एक्सरेज के साथ में स्टडी करने के बाद सेलेक्ट करते हैं. देन यू कैन गिव द ऑप्शन टू द पेशेंट कि अगर पेशेंट को कुछ है कि मुझे ना जर्मन इम्प्लांट ही चाहिए, मुझे ना कोरियन इम्प्लांट ही चाहिए, मैंने सुना हुआ है, बिकॉज पेशेंट आज की तारीख में बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है. नहीं भी है तो गूगल कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए. सो गूगल विल टेल देम कि भाई ये सारे आते हैं आपके इम्प्लांट्स, नाम पता होंगे उन्हें. जैसे वो आएंगे बोलेंगे ऑस्टियम का इम्प्लांट लगा दो, नोबल बायोकेयर का इम्प्लांट लगा दो. दे विल नो द नेम ऑफ द कंपनी, पता होता है उन्हें. बट उनको ये नहीं पता कि वो कंपनी
एक्चुअली मतलब कौन सा इम्प्लांट उनके में उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, Okay. राइट? बिकॉज वो आपका एक्सरे आपने लिया, उसके बाद आपने चूज़ करा कि ठीक है विच काइंड ऑफ इम्प्लांट, व्हाट हाइट, व्हाट विड्थ, मेरे को कौन सा लगाना है। उस इम्प्लांट में जो ऊपर का पार्ट लगेगा, अबटमेंट बोलते हैं उसको, वो स्ट्रेट लगानी है या वो मल्टीपल एंगल पे होनी चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन हमें एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। इम्प्लांट्स का एक फ़ायदा ये है कि एक तो लग गया तो ज़िंदगी भर है, और फंक्शन करता है असली दांत की तरह, बिकॉज जब भी आप बाइट कर रहे हैं तो वो फोर्सेस तो ट्रांसमिट हो रही है बोन में। अब पत्थर जैसा फील नहीं होगा वो, जैसा कई बार नॉर्मली अगर कोई ब्रिज हम लगाते हैं तो वो दांत तो हवा में लटक रहा है बाकी दो का सपोर्ट लेके, तो बाकी दो का सेंसेशन तो है, वो जो बीच में है उससे आप जब दबा रहे हो तो कैसे पता चलेगा क्या चीज़ है जो उसको ट्रांसफर करेगी। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज लाइक अ स्लैब, वो स्टोन की तरह है, तो वो नहीं पता चलेगा। तो फिर ब्रिज लगवाने क्यों है? ब्रिज एक्चुअली आप इम्प्लांट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप ब्रिज लगवा रहे हैं। इम्प्लांट इज कॉस्टलियर। इम्प्लांट विद टाइम और चीप होते जा रहे हैं और होते जाएंगे। मेरे को आज भी याद है 2016 की बात है, मेरे एक फ्रेंड थे, उनके फादर को इम्प्लांट करवाना था, नोएडा से करवाया था उन्होंने एक इम्प्लांट। उस ज़माने में एक इम्प्लांट के 75,000 का पेमेंट किया था उन्होंने। Okay. और एज अ फ्रेश डेंटिस्ट मेरे को लगा यार ये तो बहुत महंगा है, कैसे, मतलब अगर आप 75,000 ला रहे हो तो आपने भी तो उसमें खर्च किया है कुछ, तभी आपका वो कॉस्ट आ रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू बी कॉस्टली फॉर एवरीबडी। तो अब आपका कोई नॉन भी पेशेंट है, आप उसको एक हद तक ही डिस्काउंट दे पा रहे हो, आपको पता है कि आपका भी वो खर्चा उसमें होने वाला है, तो वो फिर वो फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक्स का अलग सीन हो जाता है। इम्प्लांट में कॉस्ट है, अब कम हो रही है तो और लोग करवा रहे हैं अब पहले से ज़्यादा। अब कितना कॉस्ट करेगा? वही अब दैट 75,000 नाउ 30। Okay. अब वो 30-35 तक में आ गया। प्रॉपर्टी महंगी हो रही है, दांत सस्ते हो रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। तो वो स्टॉक्स वाला नहीं कि इसके सब नीचे जा रहे हैं, तो प्राइसेस आर गोइंग डाउन। बिकॉज अब क्या हो रहा है, कई लोग में जैसे स्पेशली ओल्डर पेशेंट्स में कई सारे दांत नहीं है, तो हम 4 इम्प्लांट या फिर आप 6 इम्प्लांट, ऑल ऑन 4 या ऑल ऑन 6 बोलते हैं, उसमें आप पूरी 32 ही लगा सकते हैं आज की तारीख में। मतलब जैसे 4 आपने इम्प्लांट 6 कर लिए, टोटल 6 इम्प्लांट है, जैसे कई सारे दांत 3 ऊपर 3 नीचे या 6 ऊपर 6 नीचे? 6 ऊपर 6 नीचे ऐसे करके, या 4 ऊपर 4 नीचे, ऑल ऑन 4 या ऑल ऑन 6 बोलते हैं, एक एक जॉ के हिसाब से, ऊपर के जबड़े के हिसाब से या नीचे के जबड़े के हिसाब से। ये इम्प्लांट्स जैसे अब पूरा डेंचर पहनने वाले लोग हैं, उनके कोई भी दांत बचे नहीं है विद टाइम, उनमें आप धीरे धीरे 4 या 6 इम्प्लांट्स लगाइए, इस पे आपका एकदम फिक्स हो जाएगा पूरा डेंचर। और वो अनलाइक जो ये बड़ी बड़ी प्लेट वाला डेंचर होता है, वो सिर्फ क्राउन्स जैसे आते हैं अपने कैप्स, वो कैप्स की तरह वो पूरी कैप के ब्रिज होंगे, एक मतलब दूसरे मोलर से दूसरे मोलर तक पूरे ब्रिजेस होंगे, अलग अलग पार्ट्स में भी वो दे सकते हैं, देन आप इसको स्क्रू से टाइट करके लगा दो। तो एक पूरी 32 फंक्शन, रोज निकालने भी नहीं पड़ते, जैसे वो रात में देखते थे ना दादी ने पानी में निकाल के रखा जबड़ा, कुछ नहीं। और उसके बाद दिक्कत भी एक थी, वो जो हम उतारने चढ़ाने वाले थे ना, उसमें क्या है, हड्डी के अंदर तो कुछ नहीं है अभी, हड्डी से हम पर सपोर्ट लेके डेंचर जरूर बना रहे उतारने चढ़ाने वाला, विद टाइम एज के साथ में वो हड्डी का साइज कम होता जा रहा है, तो अब नया प्लेट बना, नया प्लेट बना, नया प्लेट बना। तो वही दादी जी जो हैं अभी 70-75 साल की उम्र में बनवा लिया उन्होंने, पर फिर 80 साल की उम्र से हर 1-2 साल में वो दोबारा नया 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 बनवाते जा रहे हैं, बिकॉज वो साइज चेंज होता जा रहा है। इम्प्लांट के साथ वो आपकी दिक्कत खत्म हो गई, क्योंकि हड्डी के अंदर है तो इसलिए हड्डी का साइज कम नहीं होने देगा। जैसे पर 80 में तो वैसे ही ऑस्टियोपोरोटिक होती है बोन्स, तो वो टिक जाते हैं स्क्रू। 84 में भी करा हुआ है हमने। नहीं करा, मतलब टिक जाता है, बिल्कुल टिका, बढ़िया टिका, आराम से। तो उसमें आपका हमेशा सिलेक्शन है कि आपको किस तरह से आपने करा है। अगर इम्प्लांट अलोन इज नॉट इनफ, आपको जगह नहीं दिख रही है, तो कई बार साइनस लिफ्ट प्रोसीजर होता है ऊपर वालों में, तो हम साइनस को थोड़ा ऊपर लिफ्ट करते हैं, वहाँ पे आप बोन ग्राफ्ट डालिएगा, पीआरपी डालिए, उन सबका अमैल्गमेशन डालिए वहाँ पे, और उसको हील होने दीजिए, एंड देन यू प्लेस द इम्प्लांट। सो लॉट ऑफ टाइम्स यू मे नीड बोन ग्राफ्टिंग and PRP. You do that? My brother does it. I am pure orthodontist. Okay. I do pure orthodontist. And this comes in the domain of? This is an implantologist or prosthodontist. Okay. So generally prosthodontist, oral surgeons, even periodontist. जो पेरियो वाले होते हैं, they have to do everything with your tissues. Normal लोग को तो बस डेंटिस्ट पता है, इसमें भी 10 तरह के डेंटिस्ट नहीं पता ही नहीं। So there is classification of specialties. तो इसलिए वो जितना अवेयरनेस बढ़ेगा लोगों को पता चलेगा। पेरियोडोंटिस्ट इंडिया में इतने कम मिलते हैं, एंड इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेरियोडोंटिस्ट का आपकी रेगुलर मतलब डेंटल चेकअप से इन्वॉल्व रहना, बिकॉज आपके जो गम्स और मसूड़े का जो पोजीशन है वो सबका ध्यान वो रख रहा है। कई बार हम देखते हैं कई पेशेंट में कि दांत का शो बढ़ गया है क्योंकि मसूड़े नीचे चले गए हैं, तो उसको जिंजाइवल रिसेशन बोलते हैं। उसको ठीक करने वाला जो मेन डॉक्टर है वो आपका पेरियोडोंटिस्ट है, और कई बार वो फ्लैप सर्जरी करेगा, वो सर्जरी करके उसको सही जगह पे लेकर आके लगा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना रिसेशन इस पेशेंट को हो गया था, काफ़ी हीलिंग अच्छे से हो जाती है। तो हर ब्रांच की अपना जो है एक रोल है, एंड दीज 3 ब्रांचेस स्पेशली ये लोग अब इम्प्लांट करते हैं। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि इम्प्लांटोलॉजी विल बी इट्स ओन ब्रांच, अपनी खुद का एक स्पेशलिटी वो होने वाली है डेंटिस्ट्री के अंदर, बिकॉज
आप बोल रहे हो कि उसमें बोन में भी ग्राफ्टिंग और ये सब करना बहुत पड़ता कुछ करना है उसमें, टेक्निकल हो गया। इट्स वेरी टेक्निकल एंड इट्स वेरी इजी आल्सो। मतलब माय ब्रदर कीप्स टेलिंग मी ही हैज बीन डूइंग फॉर ओवर 15 इयर्स हाँ, तो implants। इजी तो बोलेंगे ना 15 साल से कर। नहीं, बट वो इजी मेरे को बोलता कि लाइक मैं कभी कभी जैसे फिलिंग्स तो करता हूँ, ठीक है, तो फिलिंग्स बोलेंगे कि तू जो फिलिंग कर रहा है उसमें तू ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बट इसका सिस्टम इतना अच्छा बन चुका है इम्प्लांट्स का दैट यू हैव मशीनरी। तो आप चूज कर रहे हैं उसमें कि अब आपका पायलट ड्रिल है, तो पायलट ड्रिल की स्पीड आपने सेट कर ली, वो उससे ही टॉर्क से वो बोन में घुसा, तो आपने एंगुलेशन अगर सही रखा, उस एंगुलेशन के लिए भी अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने CBCT स्कैन कराया, उससे आपको एक 3D गाइड बना के आ जाएगा। सो गाइड आप प्लेस करिए, आपको कुछ नहीं करना, बस गाइड फॉलो करना है, उसमें दिखा रखा है कहाँ स्क्रू है एंड यू स्टार्ट प्लेसिंग इट। सो मशीन्स का और टेक्नोलॉजी का बहुत रोल बढ़ गया है उस चीज एंड में। इम्प्लांट इज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया या लोकल? लोकल एनेस्थीसिया। लोकल में हो जाता या है। एंड व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 6 सेट वाला जो इम्प्लांट है? तो दे गो एनीवेयर फ्रॉम 2 to 5 lakhs ओके। फॉर द एंटायर ट्रीटमेंट। सो अगेन ये 2 to 5 लाख भी क्यों इतना बड़ा रेंज है, बिकॉज अब पेशेंट कौन से, एक तो दांत चाहता है लगवाने, तो जिरकोनिया टीथ जो आते हैं मटेरियल जिरकोनिया का, दे आर द मोस्ट कॉस्टलीस्ट, जिरकोनिया, ईमैक्स ऐसे करके नाम होते हैं। ये बहुत कॉस्टली होते हैं और ये उतने ही सुंदर भी होते हैं, मतलब दिखने में असली दांत जैसे नेचुरल लस्टर वो सब होता है। फिर आपके पास सिरेमिक होता है, फिर एक आता है PFM, पोर्सलेन फ्यूज्ड विद मेटल। तो अंदर की साइड में उसमें पूरा मेटल होगा, बट ऊपर की साइड से आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो नॉर्मल टीथ ही है। अंदर मतलब जो अंदर की साइड टंग टच होएगी, सबलिंगुअल साइड? नहीं, अंदर की साइड ऑफ द क्राउन, जो कैप की अंदर की तरफ है। ओके। ठीक है, मेरे पास एक है उसमें छोटा सा, मैं लेके आया हूँ क्राउन, तो मैं आई शेयर विद यू उसकी फोटो एंड इवन आई शो यू अभी, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा पूरा क्राउन है और ये मेरा दांत जो मैंने प्रिपेयर करा है, ये जड़ है उसकी, सॉरी। तो आई एम गोइंग टू प्लेस इट लाइक दिस, ये ऐसे कैप जाने वाली है, तो कैप का अंदर का जो ये सरफेस है, दिस इज ऑल मेटल, पर ये जो बाहर का सब कुछ दिख रहा है वो सब पोर्सलेन है, तो वो दिखने में बिल्कुल रियल टूथ जैसा लग रहा है, दिखने में असली लग रहा है, बट अंदर वो मेटल का सपोर्ट है उसमें। सो दैट इज स्लाइटली चीपर देन योर जिरकोनिया नाउ। तो अब आपने कौन सा मटेरियल यूज करा है फॉर योर टीथ, आपने इम्प्लांट के लिए कौन सा इम्प्लांट यूज करा है या इम्प्लांट सिस्टम यूज करा है, वो भी इन एक्शन आता है। सर्टन इम्प्लांट सिस्टम्स आर कॉस्टली ऑन देयर ओन, कुछ गोल्ड प्लेटेड इम्प्लांट्स भी आते हैं, राइट। नोबल के हैं, नोबल में गोल्ड प्लेटेड आते हैं। कोई पेशेंट बोलता है, हालांकि वो दिखने का भी नहीं वाला, बट दे हैव अ डिमांड कि यार वो मेरे को गोल्ड वाला इम्प्लांट लगाना है, तो उसमें 16 कैरेट यूज होता है? हाँ, उसमें 16 कैरेट यूज होता है, तो वो वाले आते हैं। और अदरवाइज क्या मटेरियल होता है? अदर्स वी हैव टाइटेनियम, मोस्टली वी हैव टाइटेनियम। ये जो लेयर है तो वो भी टाइटेनियम की रहती है, जिसका स्क्रू है, स्क्रू भी हाँ टाइटेनियम का, और बस कोटिंग्स अलग अलग होती हैं। तो जैसे हाइड्रोक्सी एपिटाइट इज मोस्टली हाइड्रोक्सी एपिटाइट की ही कोटिंग होती है। उसके साथ में अगेन अगर स्पेसिफिक केस वाइज कुछ अलग चाहिए तो द डेंटिस्ट कैन गेट इट फ्रॉम, और द इम्प्लांटोलॉजिस्ट रादर कैन गेट इट फ्रॉम देयर डीलर एज वेल। तो इम्प्लांट्स का ये है कि अब आपका एक तो इम्प्लांट इस तरह का हो गया, और अलग अलग तरह के इम्प्लांट्स, बेसल इम्प्लांट्स नाम की चीज़ भी आती है आजकल। तो वो और लंबे होते हैं साइज में, माने कि मुझे हड्डी नहीं मिल रही, पेशेंट को साइनस लिफ्ट भी नहीं कराना, कि क्योंकि पेशेंट सोच रहा है मैं एक सर्जरी करा रहा हूँ फिर इम्प्लांट करा रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेशंस ऐड होते जा रही हैं, बहुत स्टेप्स ऐड होते जा रहे हैं। तो बेसल इम्प्लांट में आप क्या, डायरेक्ट जाइगोमेटिक बोन जो पीछे की बड़ी हड्डी है, लंबे साइज के स्क्रू, आप सीधा उनसे सपोर्ट ले लो। तो एरियाज ऑफ सपोर्ट आपके चेंज हो सकते हैं और उसके हिसाब से आप रिहेबिलिटेशन कर सकते हो, दोबारा दांत लगा सकते हो आप। तो इम्प्लांट के टाइप्स आर डिफरेंट, बट अगेन वो हमेशा आपके इम्प्लांटोलॉजिस्ट के ऊपर है, वो भी ये CBCT स्कैन्स और इन्वेस्टिगेशंस के बाद में कि अपने को कौन सा लगाना चाहिए। तो पेशेंट को इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि मैंने ना कोरियन ही लगवाना है, अरे कोई सा भी लगवाओ, बट लेट योर डॉक्टर डिसाइड विच वन, बिकॉज अगेन वही बात है कि अपने को चलने के लिए तो स्विफ्ट भी है, बढ़िया चल रही है, गाने उसमें भी चल रहे हैं, स्टीयरिंग भी बढ़िया काम कर रहा है, और मर्सिडीज भी है, बट गिवन एन ऑप्शन, जब हम बोले कि अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में प्राइस में कोई फर्क ही नहीं है, ले लो मर्सिडीज और उसमें, तो हर कोई बोलेगा मेरे को मर्सिडीज में जाना है, और आपने सडनली अभी तक प्राइस दिखाया नहीं, आपने बोला दोनों का नियरली सेम प्राइस है, आप कौन सी चाहोगे, तो सब बोलेंगे मर्सिडीज देख के कि हाँ यार ये लग्जरी लग रहा है, चलो मर्सिडीज में चलते हैं। एंड देन वो हटाता है प्राइस टैग, एंड देन सी कि नहीं मर्सिडीज तो 4 गुना ज़्यादा उससे महंगी है। तो इम्प्लांट में भी वो चीज़ होती है, जब आप गोल्ड प्लेटेड इम्प्लांट्स या अगर आपकी इस तरह की चीज़ें शौक हैं तो आपका फिर कॉस्ट उस हिसाब से आएगा। दैट्स वाई दैट 2 to 5 लाख रेंज इज देयर, बिकॉज इट डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ इम्प्लांट, विच इम्प्लांट एंड व्हाट प्रोस्थेसिस, जो नकली दांत भी लगा रहे हैं वो भी कौन से मटेरियल के हैं, मटेरियल की वजह से कॉस्ट डिसाइड होता है एंड में। ओके अच्छा, कैटरैक्ट सर्जरी कोई कराता है तो देयर इज इंश्योरेंस कवरेज फॉर दैट, क्या डेंटल के लिए भी देयर आर इंश्योरेंस प्लान्स व्हिच कवर डेंटल हेल्थ? सैडली नॉट मेनी। ओके, इंडिया में अभी स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, यू विल सी सम डेंटल इंश्योरेंस कंपनीज कमिंग अप इन इंडिया। देयर आर सर्टन, माई डेंटल इंश्योरेंस करके है, इज डन बाय डॉक्टर मोहिंद्र नरुला, हु वाज ही इज एन alumni of AIIMS. So he is one of the first ones to start dental insurance in India. ऐसे माई डेंटल प्लान करके आता है उसमें। तो इंश्योरेंस में कई जो हेल्थ इंश्योरेंस भी इंडिया में, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग कवरेज फॉर डेंटल इश्यूज।
कुछ कंपनीज हैं, जैसे वन आई नो फॉर अ फैक्ट इज TCS, टाटा कंसल्टेशन, वो लोग करते हैं, उनके कई एम्प्लॉयज़ आते हैं जैसे हमारे पास, तो उनके पास RCT का कवरेज होता है जो कंपनी देती है, नॉट जस्ट फॉर द एम्प्लॉय बट फॉर देयर फैमिली एज वेल। सो जैसे किसी ने अपनी मदर करवाया, RCT करवाया, तो दे गॉट कि हाँ मैं अपनी मदर को लेकर, दे विल गेट रीइंबर्स्ड। So there are certain private companies that are doing this job. But only for specific yeah, root canal procedures. is one and Yeah, basics, root canals or fillings they will do. A lot of times even for extraction नहीं होता है cover. okay. है ना, थर्ड मोलर उसको इमरजेंसी एक्सट्रैक्शन चाहिए पेशेंट को, आपने कर दिया, पेशेंट जाके बोलता है कि यार डॉक्टर साहब एक काम करो ना, इसका ना बिल आप RCT का बना दो, तो हम लोग ऐसे पहले तो उसको ही देखते हैं थोड़ी देर, फिर लाइक भाई साहब RCT कैंसिल तो कराएगा ही, बट देयर आर टू डिफरेंट कंप्लीट थिंग्स एंड यू नो लॉट ऑफ टाइम्स मतलब यू विल जस्ट बी लेफ्ट इन शॉक बिकॉज लोग क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अरे कर दो एज इफ इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, यू नो लॉट ऑफ टाइम्स दैट एटीट्यूड इज नॉट देयर, तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, आपका दोनों ट्रीटमेंट अलग है बट दे डोंट गेट रीइंबर्समेंट फॉर इट। US, कनाडा, इन जगहों पे आप देखेंगे डेंटिस्ट आर डूइंग वेरी वेल, एक्सेप्शनली वेल। अ बिग रीज़न फॉर दैट इज़ डेंटल इंश्योरेंस। वहाँ की प्राइवेट कंपनीज, वहाँ गवर्नमेंट सेटअप्स में हर जगह पे जो कवर हेल्थ प्लान्स हैं उसमें हमेशा डेंटिस्ट्री इंक्लूडेड होती है। आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। एक पेशेंट आए थे वॉशिंगटन से, ही वाज अ CA देयर, ही नीडेड 2 इम्प्लांट्स एंड 18 क्राउन्स, 18 कैप और 2 इम्प्लांट लगने थे उनके। बोला कि डॉलर्स में आप एवरेज मुझे बताएंगे कितना कॉस्ट हो जाएगा, मैं इंडिया आने वाला हूँ, अच्छा इम्प्लांट लगने हैं तो हीलिंग पीरियड अराउंड 6 महीने का है, तो मुझे 3 से 6 महीने का इलाज का वक्त चाहिए। तो वी टोल्ड हिम कि ये आपका जो है सब कुछ देखने के बाद बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने के बाद अराउंड $3,500, अगेन वो 2.5-3 लाख रुपए के आसपास का जो आया बन के फॉर एग्जाम्पल। सो ही सेड कि इसमें तो मैं आके 6 महीने बढ़िया घूम के और सब करके आई कैन गो। सो आई आस्क्ड हिम लाइक बिकॉज ही वाज अ फ्रेंड, मतलब एक बात ऑनेस्टली बता US में कितना है? ही लाइक कि एक इम्प्लांट मेरा $10,000 का लग रहा है, ठीक है। सो आपने 3,000 में सारे ही करेंगे। या सो 2 implants वर एंड द सेम वी वर डूइंग एक नोबल बायोकेयर, ही वाज गेटिंग नोबल बायोकेयर, उसने नाम बोला कि ये वाले इम्प्लांट है जो 10,000 के वो लोग कर रहे हैं, सेम इम्प्लांट, सेम कंपनी, सेम मटेरियल, ओके। 2 implants 20,000 and his 18 crowns was somewhere around 16 to $18,000, was somewhere around about estimated $35,000 to $40,000 का उनका ट्रीटमेंट कॉस्ट था। लैक्स में बताओ ना हमारे ऑडियंस के लिए। तो कितना मुझे भी एक बार कैलकुलेटर दो, कैलकुलेटर होगा, अराउंड 32 लाख, 32 लाख के आसपास, 32 लाख 36 लाख के आसपास का आपका ट्रीटमेंट, अगर आप 80 के हिसाब से माने 80 रुपीज, तो देन समवेयर अराउंड 32 लाख में आपका बंगला आ जाएगा ना यहाँ तो छोटा। तो अब लोग बोलते हैं ना हमारे देश में आके बोलते हैं बहुत महंगा है, बहुत महंगा, जाओ वहाँ पे करा के आओ, मजा आएगा, देन यू विल नो। तो व्हाट हैपेंस इज अब ये इंश्योरेंस में काफी कुछ कवर हो जाता है, अगर उनके डेंटल इंश्योरेंस नहीं है वहाँ पे, बट देन प्रीमियम्स वुड बी एज हाई। या बट नहीं है डेंटल इंश्योरेंस, तो लोग यही तो है ना, तो दे ट्रैवल टू अदर कंट्रीज टू गेट इट ट्रीटेड, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ पे अगर हमारे पास US में डेंटल इंश्योरेंस नहीं है तो भाई साहब हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारा घर बिक जाएगा। वो भी नहीं है इतने अमीर कि $40,000 वो सीधा अपने दांत पे लगा दे, नहीं है उसके पास उतना पैसा, तो टिकट करा के आ जाओ, इंडिया पूरा घूम के 6 महीने में चला गया, वो he can spend that money, मतलब इंडिया में आके वो 10 बार वो पैसा 10 बार वो चीज कराएगा, तब भी he left with some money। अच्छा, इम्प्लांट सारे एक साथ नहीं होते, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, कि एक बारी में एक या दो, एक साइड का कर सकते हैं अपन, है ना, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे दोनों एक साइड का कर सकते हैं, क्योंकि अदर साइड आप खाने के लिए, चबाने के लिए फ्री छोड़ना चाहते हैं। आपने जिस भी साइड पे प्रोसीजर करा है हमेशा उसके ऑपोजिट साइड पे आप चाहते हैं कुछ और ट्रॉमा या कोई ऐसी चीज ना हो ताकि पेशेंट यहाँ से आराम से चू कर पाए, क्योंकि इस साइड से तो मतलब ग्यारे नारे हो गए तो नहीं चू कर पाएंगे। एंड रिकवरी टाइम कितना रहता है? रिकवरी विद इन अ वीक टू 10 days आप हम बुला लेते हैं सूचर्स कट करने के लिए, एंड देन यू लीव इट फॉर 3 months एटलीस्ट, 3 to 4 months। इम्प्लांट के लिए कितना वेट करना है? नहीं, इम्प्लांट अगर इस साइड लगाने हैं मुझे मान लीजिए, तो इस साइड के जो लगाने हैं मैंने सेम डे लगा दिए, हाँ ठीक है, यू कैन गेट 2, 3, इवन 4 implants, डज नॉट मैटर, ऊपर के 2 नीचे के 2 आपने लगा दिए, कोई चक्कर नहीं, वो सेम डे पे आपने लगा दिए, हफ्ते 10 दिन, अदर साइड फिर हफ्ता 10 दिन जब ये हील हो जाए, इस साइड से कुछ खाना ताकि कट जाए, जब ताकि कट जाए तब इधर का लगा दो, ताकि कटने की इमीडिएटली बाद, हाँ सेम डे जिस दिन टाके काटे इधर के उधर के लगा दिए इम्प्लांट, ओके सेम डे। बिकॉज आई थिंक कोई 80 पे 3 या 4 लाख, तो इट वुड बी अ कंसर्न फॉर मेनी पेशेंट्स की 80 पे 4 लाख रुपए, उसमें फैमिली का बहुत रहता है कि फैमिली कितनी इंटरेस्टेड, बिकॉज मतलब जिस मेरे जो विच वाज आवर वन ऑफ माय फर्स्ट केसेस फॉर फुल माउथ रिहैब, ये एक फ्रेंड के ही दादाजी थे एंड ही वाज 83-84 एट द टाइम, तो वो आए और हमने उनका पूरा प्लान करा, हमारे जो प्रोस्टोडोंटिस्ट थे उस टाइम पे उन्होंने साथ में प्लान करा और उन्होंने पूरा उनके सारे लगाए। ही वेंट ऑन टू लिव टिल 91, बट ऑल दोज ईयर्स ही वाज वेरी कंफर्टेबल विद हिज टीथ, वो खाना वाना जो मर्जी होती थी अंकल की वो आराम से अपना खाते थे एंड खुश रहते, बढ़िया, कोई चक्कर नहीं हो रहा उन्हें। तो वही है कि वहाँ फैमिली के पास
थोड़ा वेल ऑफ होने की वजह से दे हैड द मीन्स कि वो ये ट्रीटमेंट उनको कर सकें। हर इंडिविजुअल को ये ट्रीटमेंट इजीली कराना स्पेशली एट दैट एज नहीं पॉसिबल होगा, राइट। तो हमेशा ऑल्टरनेटिव वो होता है कि ठीक है, फिर आपका ये होता है कि आप आसपास के दांतों से जो सपोर्ट लेके, जो ब्रिज वाली बात है, तो अपन लगाते हैं। इसमें बस एक चीज़ है जो मुझे भी बॉदर करती है और कई डेंटिस्ट को बॉदर करती है, और हम जनरली इम्प्लांट इसलिए ही पहले सजेस्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि इम्प्लांट जो है महंगा ट्रीटमेंट है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं। इम्प्लांट कल को इतना सस्ता भी जाएगा जितना ब्रिज है कई, और ब्रिज में भी आपने जो स्पेंड करा है वो ऐसा नहीं कि आपने पीनट स्पेंड करा है। एक तरीके से अगर आज के टाइम में मैं देखूं, और मैं एक पेशेंट में जैसे आपको दिखा रहा था उस मॉडल में कि 3 दांतों का ब्रिज है, वो कॉस्ट और एक इम्प्लांट उस दांत की जगह जो नीचे मिसिंग टीथ था उसकी जगह लगाने की कॉस्ट है इज गोइंग टू बी नियरली द सेम। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये 2 दांत है, ये बीच की जगह खाली है, तो ये दोनों में मुझे नस का इलाज इंटेंशनली करना पड़ेगा, जानबूझ के करना पड़ेगा, चाहे ये खराब है या नहीं खराब है। ये बिल्कुल सही दांत है मान लीजिए आसपास के, नस डेड करनी पड़ेगी, नस डेड करके निकाल के कैप, क्योंकि अब मैं इनको जब कट करूंगा कैप के लिए, क्योंकि ब्रिज दोनों सपोर्ट लेके नीचे इस खाली वाले का देना है, तो ये जो कट करूंगा इसके बाद ये ऐसा सेंसिटिव होगा कि वैसी वो आरसीटी की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो आपको इंटेंशनली पहले नस का इलाज करना होगा इन अ हेल्दी टूथ, और उसको आप डेड करोगे एक लिविंग टिश्यू को। डेड करने के बाद आप इन तीनों को कट कर रहे हैं, मतलब दोनों को कट कर रहे हैं, और फिर नाप लेके आप उसको ब्रिज को लगा रहे हो। तो आपने 2 दांतों के, अच्छे दांतों का आरसीटी का ट्रीटमेंट का पैसा दिया, एंड आपने, क्योंकि 3 दांत लगेंगे तो इंडिविजुअल 3 दांतों का ब्रिज का भी पैसा दिया, और दांत भी खराब करा अच्छा वाला, दोनों दांत खराब भी हुए अच्छे वाले। तो अब आपकी ओवरऑल कॉस्ट, पैसे की बात तो एक तरफ कर दीजिए, आपके 2 परफेक्टली गुड टीथ आर नाउ रुइंड, कोई बिना किसी रीजन के। और ये जो इम्प्लांट अगर अपन लगाते हैं, अगर ले लीजिए इसके आगे या पीछे वाला दांत फॉर सम रीजन कुछ टाइम बाद वैसे गिर जाता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इस इम्प्लांट के सपोर्ट से उसको भी तो ठीक कर सकते हो, उस पर भी तो कैप लग जाएगा। इम्प्लांट के सपोर्ट में भी तो ब्रिज लगता है, तो वो तो मच बेटर है, क्योंकि इम्प्लांट के सपोर्ट में आपने लगाया। आपको कोई इम्प्लांट में आरसीटी थोड़ी ना करनी, आपने कोई हेल्दी टूथ, हेल्दी टिश्यू की थोड़ी ना ऐसी की तैसी करनी है। तो इसलिए ब्रिज आज भी देते हैं, और पेशेंट को समझाते भी हैं कि एक्चुअली मॉनिटरी लेवल पे इतना फर्क नहीं है कि 2 दांत का आरसीटी आपका तो 10-12 हज़ार रुपये आपके रफली वहाँ पे लग गए। आप क्लोव जैसी जगह पे जाएंगे तो और महंगा हो जाता है वो। सो 10-12 हज़ार आप मान लीजिए 2 आरसीटी के करे, 10-12 हज़ार आपने क्राउन के करे, वही 24,000 के आसपास, 25,000 के आसपास आपका वो आ गया, 30,000 में आपका इम्प्लांट है। ये सीजीएचएस, ईसीएचएस, ईएसआई वगैरह में कवर्ड इन पैनल्स में होते हैं, बट इन पैनल्स में नहीं होते कवर्ड, नहीं होते। इम्प्लांट्स नहीं होते, सिर्फ आरसीटी और फिलिंग ही कवर्ड, सिर्फ आरसीटी फिलिंग कवर्ड है। एक्सट्रैक्शन भी बहुत रेयरली किसी में कवर्ड होता है, वरना एक्सट्रैक्शन भी कवर्ड नहीं होता है, दांत निकालना भी कवर्ड नहीं होता है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं होती है। बीच में एक वो आया था भानुषा, क्या नाम है उनका, स्पेसिफिक नाम याद अभी नहीं आ रहा है उनको, ऐसे ही नाम था, भामाशाह, सॉरी, यस, भामाशाह करके एक वो आया था। भामाशाह एक बहुत फेमस कैरेक्टर होते थे मेवाड़ से, जिन्होंने महाराणा प्रताप की हेल्प करी थी टू रेज एन आर्मी एंड फाइट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। तो भामाशाह ने अपना सारा वो जो जायदाद उनको एज अ अवार्ड मिला था वो सब दे दिया था, तो उनके नाम पे इन्होंने राजस्थान में स्कीम निकाली थी। उसमें इन्होंने 10,000 रुपये तक का ट्रीटमेंट ऑर्थोडोंटिक्स के लिए इंक्लूड करा था। तो कई सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस और उस टाइम पे इंस्टीट्यूट्स थे, हम लोग पेशेंट का 6-7 हज़ार रुपये में भी, क्योंकि स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट करते थे ऑर्थो का, और उनको पैसे मिल जाते थे सरकार से। ये छोटे मोटी चीज़ें थी, देन भामाशाह ऑल्सो स्टॉप्ड। तो अब क्या है, वो वही पेशेंट बहुत हेजिटेंट होते हैं, क्योंकि ऑर्थो ट्रीटमेंट कई बार क्या होता है, पेशेंट कॉस्ट सुनता है ना कि यार एक तो पहली बार 1-1.5 साल लगने वाला है और मेरे 50-60-70 हज़ार रुपये लगने वाले हैं। तो फर्स्ट थॉट इज़ नॉट कि ये इंस्टॉलमेंट्स में देना है, फर्स्ट थॉट इज उतना टाइम और उतना कॉस्ट, दे गेट डिस्करेज्ड। ये अब डर लग रहा है, अरे यार वैसे वो कहते हैं ना, इसको इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं ना, और सर्जरी आपको हरनिया है तो आप जाओगे ही कराने, या आपको गॉलस्टोन है तो आप जाओगे, इसके लिए आपको लगता है कि जब तक तबाह ना हो जाए जब तक तबाह ना हो जाए तब तक जाने का कोई कारण नहीं मिलता। वो आएंगे आई तब रहे कि मतलब अब आप देख लो इट्स जस्ट दैट। तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हूं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। तो वो हो जाता है हम लोगों के साथ कि ठीक है यार, अब इस जिस सिचुएशन में मिला है, तो धीरे धीरे बट अवेयरनेस जैसे बढ़ती रहेगी आई थिंक। एंड अब जैसे इंश्योरेंस कंपनीज आ रही हैं, वंस देयर इज गुड इंश्योरेंस सेटअप, तो इवन डॉक्टर्स विल बेनिफिट एंड पेशेंट्स विल ऑल्सो बेनिफिट। वहाँ के डॉक्टर्स इसलिए इतना ज़्यादा कमा पा रहे हैं एक तरफा, बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स दैट आर इन प्लेस। एंड उसमें भी कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ कॉन्स हैं और कुछ प्रोज भी हैं। जो प्रोज है उससे हमें सीखना चाहिए कि हाँ, डेंटल इंश्योरेंस आप लेकर आइए, उसमें आप एंड
लोगों को, ताकि ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो, और उसको एज अ पार्ट रखिए ना। आप डेंटल को क्यों अलग हर बार करने का वो रहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। हेल्थ आप इंश्योरेंस ले रहे हो, योर ओरल हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज एनी अदर हेल्थ। सिलेबस भी तो बुक्स भी तो सारे सेम है, और ये थर्ड ईयर तक तो एक ही चीज ज्यादातर पढ़ रहे हैं। हाँ, हमारी एनाटॉमी में बुक एक लिमिट हो जाती है 3 पार्ट की जगह, हम लोग हेड एंड नेक में है। बट अगेन आपके पास इंटरेस्ट है, बुक्स तो आपकी बीडी चौरस के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, भाई तुम बाकी दोनों ही पढ़ लो, अपर लिम लोअर लिम भी पढ़ लो, बस वही तो रह गई। हाँ, और उसका कोई पढ़ लो। रेलेवेंस नहीं है, सो व्हाई टू? हाँ। बिकॉज उसमें अपने आप में इतनी डेप्थ है, मतलब और इंसान हेड एंड नेक को इतनी डिटेल में नहीं जाएगा ना जितना एक डेंटल वाले को पढ़ना पड़ेगा। आपको तो जाना ही है, सो उतनी वैसा उसी में 3 गुना टाइम उसको लगाना पड़ रहा है बेचारे को। या एंड टिल थर्ड ईयर मोस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट्स आपके सेम है एमबीबीएस की तरह। द पॉइंट इज कि आप उसको इंश्योरेंस के लिए हिसाब से भी आप एक ही रखो। आप डोंट डेंटल ट्रीटमेंट को, मेरे को समझ नहीं आता हेल्थ इंश्योरेंस से क्यों बाहर रखा हुआ है, कोई लॉजिक। मेनली हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए, यही लॉजिक है ना। हॉस्पिटलाइजेशन एक दिन या 2 दिन हॉस्पिटल में रुको तो आप इंश्योरेंस में कवर्ड हो, नहीं तो नहीं हो। बट वो आना चाहिए आपको विजिट्स के लिए कि आप क्या ट्रीटमेंट्स हैं, आप ट्रीटमेंट्स को क्लासिफाई कर दो। आप जो सबसे बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं, आप जैसे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है, डोंट कीप इट इन इंश्योरेंस, इलेक्टिव है वो ट्रीटमेंट। पेशेंट खुद का मन कर रहा है, यार ये ऐसे करा लूं, यार ये ऐसे करा लूं, तो वो खुद ही भुगते उसका पैसा। जैसे इम्प्लांट आएगा ना इंश्योरेंस में, बहुत सारे लोग लगवाएंगे और लगवाना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग, तो इंश्योरेंस कंपनी के क्या निकल जाएंगे, क्या बोलते हैं, बांधे निकल जाएंगे, बांधे बल्ले बल्ले हो जाएगी उनके ये हो जाएगा कि अब हमारे सारे लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके डेंटिस्ट वालों ने। सो या अच्छा, आई वाज रीडिंग समवेयर, अभी जापान में कोई रिसर्च है, सो आप दांत उगा भी सकते हो। हाउ इज इट नॉट पॉसिबल? दांत तो कभी पेड़ लगने वाला है क्या वो बचपन में जो हम सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च गोइंग ऑन एंड इट इज अ लेजिट रिसर्च। ये एक्चुअली है, हो रहा है। हाँ, सक्सेस कितना है दैट इज हाईली डिबेटेबल। इवन दे आर, जो वहाँ पे टीम है डॉक्टर्स की, दे आर ऑल्सो स्टिल इन इट। अभी तक कोई कंक्लूसिव ये नहीं है कि हाँ ये पूरी तरह से कर देगा। द आइडिया बिहाइंड इज स्टेम सेल्स। अगेन स्टेम सेल रिसर्च की तरह ही वो आइडियाज है। एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, राइट बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यू टेक सम स्टेम सेल्स फ्रॉम द किड एंड द फीटस इटसेल्फ। जो पेट में बच्चा, उसी से आपने स्टेम सेल्स कुछ ले लिए हैं और आपने उनको प्रिजर्व करा हुआ है। और आगे जैसे उसका कोई दांत जाए, तो आइडिया ये है कि जैसे हमारे दांत हमेशा स्टेजेस में आते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था बच्चे वाले में पार्ट 1 में कि बड स्टेज, कैप स्टेज, ऐसे अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो वो स्टेज के थ्रू ही दोबारा आप वो बड जो है, उस बड को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए वहाँ पे, एंड इट शुड ग्रो। दैट इज द थिंकिंग बिहाइंड इट। बट मॉर्फोलॉजी यानी कि एक चीज़ दिखती कैसी है ना, वो कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। अब हमने बड तो कोई सा डाल दिया, अब यहाँ इंसाइजर पीछे, मतलब मेरा आगे का दांत मोलर की जगह, जाड़ की जगह आ गया, तो क्या लगेगा, बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, अजीब लगेगा। यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पूरा मेरा मोलर आ गया, जाड़ आ गई, तो अजीब लगेगा। तो आप स्पेसिफिक कौन से दांत का आपने बड लिया है, एक तो वो अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है, अभी नहीं। नो, दे आर मतलब ट्राइंग इट आउट। देयर आर सर्टन जो उन्होंने पेपर्स, कई रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए हैं इस चीज़ पे। इवन लास्ट ईयर तो न्यूज़ तक में इट वाज देयर, है ना। जैसे इन शॉर्ट्स वगैरह, वैसे कई न्यूज़ के वो हैं जो 60 वर्ड्स और छोटे कंसाइज में देते हैं, उसमें देन यू कैन गो इन डेप्थ ऑफ द आर्टिकल। अपन लोग जैसे डॉक्टर्स होते हैं, अपन लोग जाते हैं गूगल स्कॉलर पे, तो गूगल स्कॉलर पे भी आप सर्च करेंगे स्टेम सेल रिसर्च फॉर री ग्रोइंग टीथ, इट इज़ वेरी मच ऑन गोइंग। टोरोडोंट बोलते हैं एक चीज़ को, टोरोडोंट मतलब कुछ उसका मॉर्फोलॉजी, उसका शेप कुछ डिफाइंड नहीं है, वो कैसे भी कुछ भी, जैसे अदरक नहीं होती, कई कई मोटे तो अदरक की तरह फैल रहे, तन्नू वैस बंडू है, तो वो दांत भी अदरक की तरह फैल रहा है कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं, इट इज गोइंग हियर एंड देयर। सो द फर्स्ट थिंग इज कि विच बड स्पेसिफिक टूथ बड आए, और दूसरा है कि आपका जो ग्रोथ है और जो शेप है, वो मॉर्फोलॉजी है, जो जैसे दिखना चाहिए वो वैसे दिख पाए। So there is, so implant की जगह वो injection and we can grow a third set of, that is the best. Even fillings की जगह अगर वो स्पेसिफिक आप पार्ट ग्रो कर सकते हो, तो अगर पूरी तरह से, जैसे क्राउन हम बोलते हैं कि जो दिखने वाला पार्ट है दांत का, वो क्राउन गायब है, जड़ रह गई, हम लोग क्राउन दोबारा उगा दें। तो फिलिंग है, डीप है, नस के पास आ रही है, इसको वापस उगा दो। तो वो चीज़ जितनी साइफाई लग रही है सुनने में, उतनी है। तो अभी वी आर नॉट देयर येट, बट इस पर रिसर्च कंटिन्यू है, एंड who knows if we are able to do this। ये तो मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन है डेंटल ट्रीटमेंट में, और काफ़ी हद तक मतलब कई चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी, पेशेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाएंगी। एक डर और लॉस की, वो जो दांत अगर परमानेंट गया तो गयो वाली बात, तो वो नहीं रहेगा। दे विल ऑलवेज हैव अ चांस कि चलो हम देन सब गन्ना छीलना ट्राई कर सकते हैं। तो फिर कोई कुछ भी ट्राई कर रहा होगा ना, फिर तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो बोलेंगे हाँ यार पूरा सड़ने दे फिर ही देखते हैं टाइप्स। सो तो ठीक है, अभी नहीं होने वाला है वो वाली बात है, अभी टाइम है उस चीज़, इट विल टेक टाइम। सो don't be so gullible to believe, but yes, this is an actual research. It is happening in Tokyo University. 5 साल 15 It has been ongoing for I think over a decade. The research itself, I think, इसको हो गया बहुत टाइम, 10 साल से ज़्यादा हो गया है probably, and
मे बी अनदर डेकेड और सो वी माइट सी सम रिजल्ट्स. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल फेल है चीज़, इसमें से आ सकता है आगे जाके भी रिजल्ट, एंड इट कुड रेवोल्यूशनाइज द वे वी ट्रीट अ लॉट ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स डेफिनेटली. ये भी सुना था मैंने रिसर्च में कि जैसे शार्क हैं और एलिफेंट्स हैं, दे कैन ग्रो देयर टीथ अगेन, तो कुछ जीन आइसोलेट करें एंड लुकिंग फॉर सम पॉसिबिलिटी लाइक दैट इन ह्यूमंस टू. आप हॉर्सेस का एग्जांपल लीजिए. हॉर्सेस में जब दांत घिसने लगता है उनका, तो कई बार होता है कि हॉर्स का दांत का साइज बदल नहीं रहा विद टाइम भी. तो क्योंकि जब हॉर्स टीथ वो देखते हैं तो द रूट लेंथ इज वेरी बिग, वेरी बिग. तो क्या होता है, वो घिसता रहता है. अब घिस रहा है तो मिल नहीं रहा ऊपर वाले से, पर वो चबाने की कोशिश कर रहा है तो ये इरप्ट हो जाता है थोड़ा. उसको सुपरा इरप्शन बोलते हैं. हमारे में भी होता है. अगर हमारा कोई अपोजिंग दांत आइदर वन ऑफ देम इज लॉस्ट, तो दूसरा वाला उसकी डायरेक्शन में ग्रो करने लगा, मतलब आने लग जाएगा टिल अ लेवल. कोई इन्फेक्शन नहीं है कि आपको उस दांत की जो जड़ें हैं वो आराम से पूरी पूरी जड़ें दिखने लग जाएंगी. जहाँ जड़ें अलग हो रही हैं वो एरिया दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो सुपरा इरप्शन हो रहा है. ग्रो करता है, सुपरा इरप्ट हो जाता है. इरप्ट मतलब ऊपर जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना, पूरी तरह शिफ्ट हो रहा है. उग नहीं रहा, शिफ्ट हो रहा है, पूरा बाहर आ रहा है. तो लेंथ बढ़ रही है, मतलब लेंथ बढ़ाने का ट्राई कर रहा है कि उस जगह पे अब कैसे मीट करूं, अब खाली है वो एरिया. तो धीरे 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 पूरा बाहर आता है, तो ये भी खराब हो सकता है. इसलिए अपन बोलते हैं दांत के पास भी होता है. बिल्कुल, क्योंकि अपन चबा रहे हैं, चबाते चबाते अब वो फोर्स तो लग रही है. यहाँ पे था कुछ अपोजिट दांत, तो ये फोर्स की वजह से रोक रहा था इसको अपनी जगह पे. बट अब जब ये फोर्स लग रही है, अपोजिंग में कोई दांत नहीं, दांत निकल गया है, तो वो धीरे 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 बाहर की तरफ इरप्ट करने लगेगा. इसलिए अपन बोलते हैं कि जब दांत नहीं हो तो उसकी जगह भी दांत लगवा लेना चाहिए. ये भी एक कारण है, क्योंकि आपका सिर्फ उस जगह का अर्थ नहीं, उस जबड़े का अपोजिट जबड़े का दांत भी खराब हो सकता है. तो हॉर्सेज में तो ये सुपरा इरप्ट होता रहता है, रूट लंबी, तो काफी टाइम तक पता ही नहीं चलता कि कितना दांत घिसा हुआ है, बिकॉज वो धीरे धीरे इरप्ट हो ही जा रहा है. सो there are those things. Gene isolation बिल्कुल हो रहा है. Stem cell research and gene isolation go hand in hand. So this is a hopeful situation. We are also hoping कि हाँ इसमें कुछ है. But as of now, the thing that dentistry ने पूरी तरह से अपना ली है वो है AI, और वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो फैब्रिकेशन में है. आपके क्राउन्स के यानी आपकी कैप्स को बनाने के तरीके में. अच्छा, 3D प्रिंटिंग हो रही है. बिल्कुल हो रही है. Now you don't have to, पहले तो हाथ से एक दांत बनाना पड़ता था. देखो 3D प्रिंटिंग हो रहा है, और बहुत सारी CAD CAM मशीन्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स के साथ प्रिसीजन है. वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स. तो yes, the new era looks much more promising, and dental health in India and the dental technologies in India are at par with any other place in the world. So yeah, it's perfect. It's a good time to be a dentist. आई रिमेम्बर क्लास 8th में एक पोएम होता था, सिटिंग ऑन अ डेंटिस्ट चेयर. वो उसका टॉर्चर डिस्क्राइब था उस पेन में कि व्हाट अ चाइल्ड गोस थ्रू जब वो डेंटिस्ट के चेयर में बैठा होता है. सो थैंक यू सो मच फॉर अनकॉम्प्लिकेटिंग द एंटायर सिनेरियो फॉर मी in first place, and then of course for our audience. And thanks to you for giving me this platform and this opportunity to come and talk to you and kind of get the word out. I know a lot of dentists in their practice feel like कि कुछ चीज़ें हम बोलना चाहते हैं, हमें जगह नहीं मिलती. थ्रू योर मीडियम, आपके जरिए मैं इतने लोगों तक जो ये बात पहुंचा पाऊंगा. कई लोगों के मिथ्स और ये सब खत्म होंगे, कि आंखों की रोशनी वाला भी मिथ जो जैसे हम कि दांत निकला तो आंखों की रोशनी कम हो गई, या दांत सफाई कराई तो हिलने लग गई, ये सब मिथ धीरे धीरे लोगों के खत्म हो, ऐसा लगना बंद हो, और अच्छे से सब अपना ट्रीटमेंट कराएं और हेल्दी रहें. आपने इतनी पेशेंस से समझाया. No, thank you so much for inviting me, and it was a pleasure, ma'am. Seriously. Thank you so much. Thank you. दोस्तों, आज हमने एडल्टहुड की डेंटल दुनिया को थोड़ा गौर से देखा. वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो इग्नोर करके करते बड़ी हो जाती हैं, और वो सही चॉइसेस जो किसी भी स्माइल को सालों तक हेल्दी रख सकती है. कैविटीज, विजडम टूथ का ड्रामा, टोबैको के दाग, कोल्ड ड्रिंक्स की एसिडिटी, RCT, इम्प्लांट्स, ब्रिजेस, सब के बीच एक बात बहुत ही क्लियर है. दांत खामोश होते हैं, पर उनकी प्रॉब्लम्स हमेशा कहानी सुनाती हैं. और जब आप सही वक्त पर सही डिसीजन लेते हैं, तो सिर्फ एक दांत नहीं, पूरी स्माइल का फ्यूचर भी सेफ हो जाता है. एक एडल्ट की स्माइल बस एक कॉस्मेटिक चीज़ नहीं होती, ये कॉन्फिडेंस होती है, कंफर्ट होती है, और खुद की केयर करने का एक साइलेंट प्रॉमिस भी. मैं हूँ डॉक्टर तरुणा, और आप सबका शुक्रिया करती हूँ कि आपने इतने बिजी दिन में से वक्त निकालकर इस एपिसोड को सुना. अगले एपिसोड में एक नई डेंटल कहानी, एक नया मिथ और एक नई क्लैरिटी के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए. धन्यवाद.